हमने कॉम्प्लेक्स पाइपलाइंस शुरू की थी और कॉम्प्लेक्स पाइपलाइंस में हमने कहा यह था कि हम अपने डिज़ाइन में फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट्स भी ऐड करना चाहते हैं और ऐसे मेमोरी यूनिट्स भी चाहते हैं कि जिनकी लेटेंसी, वो तो हमने पहले ही ऐड किए हुए हैं कि जो वेरिएबल लेटेंसी मेमोरी यूनिट्स हैं, यानी कि कैश हिट हो गया तो जल्दी से आपका डाटा आ जाए, कैश मिस हो गया तो थोड़ा देर से आए। तो ऐसी केस में हमारे जो पाइपलाइन बेसिकली जिस टाइम पे इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी वो हमेशा सेम नहीं है। तो उसका एक तरीका हमने पहले का पढ़ा हुआ था कि हम पाइपलाइन डेप्थ बराबर कर लें और जिन चीज़ों में बराबर नहीं हो सकती जैसे डिवीजन, उसमें चीज़ों को स्टॉल कर लें। तो वो हमने एक पहले एग्जांपल की हुई थी, लेकिन लास्ट क्लास में हमने ये स्पेसिफिक एग्जांपल की जिसमें हमने ये कहा कि हम एक नई स्टेज इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। और अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं तो हमने यहाँ पर कहा कि हम एक इशू स्टेज इशू करवा देते, बीच में रख लेते हैं। और इशू स्टेज का काम क्या है कि ये चेक करे कि अगर मैंने इस वक्त इंस्ट्रक्शन इशू की तो कोई हैज़र्ड तो नहीं क्रिएट होगा, अगर नहीं होगा तो इसका मतलब है कि इसको जाने दो। ठीक है, तो बेसिकली ये चेक करता है कि कोई हैज़र्ड ना हो और ऑब्वियसली अगर फंक्शनल यूनिट अवेलेबल है तभी इशू करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा। तो इसको अब फिर, लेकिन ये खुद एक कॉम्प्लिकेटेड टास्क है कि अच्छा फिर ये कैसे फिगर आउट करेंगे, कोई हैज़र्ड नहीं है। तो उसके लिए हमने पहली स्कीम पढ़ी जिसको हम कह रहे हैं स्कोर बोर्ड। ठीक है, तो ये जो इससे पिछली एग्जांपल जो थी, अगर मैं देखूं तो ब्रॉडली हम 3-4 कैटेगरीज पढ़ेंगे। पहली कैटेगरी हमने पढ़ ली है कॉम्प्लेक्स इन ऑर्डर पाइपलाइन। ठीक है, सो दिस वाज कॉम्प्लेक्स इन ऑर्डर पाइपलाइन। इसके अंदर हमने पाइपलाइन डेप्थ बराबर कर दी थी, यानी जो एक साइकिल में भी हो सकता था उसको भी हमने एक्स्ट्रा रजिस्टर लगाकर, अगर ऐड एक साइकिल में हो सकता था स्टिल हमने मज़ीद रजिस्टर लगाकर उसको जो सबसे लंबी पाइपलाइन बनती थी उसके बराबर कर दिया। तो ये एक तरीका था सॉल्व करने का, लेकिन इसमें मसला ये है कि स्केल इतना अच्छा नहीं होता, यानी मैं मज़ीद पाइपलाइन करता जाऊँ तो बाईपासिंग में उतनी ज़्यादा नहीं कर सकता, बाईपासिंग से क्लॉक स्लो हो जाएगा। तो इस वजह से हम इधर आए थे कि वाई नॉट हम कोई दूसरा तरीका करें। इसमें हमने इशू स्टेज पे वो रिजॉल्व करने का सोचा। तो इस स्कीम में हम क्या करेंगे कि इशू बिल्कुल इन ऑर्डर कर रहे होंगे लेकिन चीज़ें आउट ऑफ ऑर्डर कंप्लीट हो सकती होंगी। तो चेक सिर्फ हमने ये करना है, हमने बेसिकली जो नट शेल में काम किया वो हमने ये किया था कि इस किस्म का पहले एक स्ट्रक्चर बनाया जिसमें हमने कहा कि हम चेक कर लें कि फंक्शनल यूनिट अवेलेबल है कि नहीं। अगर अवेलेबल है फिर हमने कहा कि रीड आफ्टर राइट, राइट आफ्टर राइट या राइट आफ्टर रीड, इनमें से तो कोई नहीं आ रहा। और तीनों को चेक करने का सिंपल सा तरीका था, रीड आफ्टर राइट या राइट आफ्टर रीड डिपेंड क्या कर रहा होता है, इंस्ट्रक्शन के सोर्स और डेस्टिनेशन पे डिपेंड कर रहा होता है ना। तो एक हमारी करंट इंस्ट्रक्शन है जिसको हम इशू करना चाहते हैं, एक है जो इस वक्त पहले फ्लाइट में है, वो हमने इस स्ट्रक्चर में रखी हुई है। हर फंक्शनल यूनिट पर जो इंस्ट्रक्शन लगी है वो जिस रजिस्टर पर लिख रही है, जिस रजिस्टर को पढ़ी है वो हमने इधर रखा हुआ है। तो सोर्स रजिस्टर जो है वो बता रहे हैं कि किसको पढ़ी है, डेस्टिनेशन बता रही है किस पर लिखवा रही है। तो हमने किया ये कि जो नई इंस्ट्रक्शन हम इशू करना चाह रहे हैं, अगर हम चेक करना चाह रहे हैं कि रीड आफ्टर राइट तो नहीं है, कि यानी कि हम जिसको पढ़ रहे हैं वो किसी पिछले वाले के राइट करने बड़े तो नहीं कर रही, तो पिछला वाला जिस पर राइट कर रहा है वो डेस्टिनेशन वाली फील्ड में होगा, तो हम डेस्टिनेशन वाली फील्ड से कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, अगर हमने राइट आफ्टर राइट चेक करना है कि मैं जिस पर लिखवा रहा हूँ उस पर पिछली इंस्ट्रक्शन लिखवा तो नहीं रही, तो मैं अपनी डेस्टिनेशन को इस डेस्टिनेशन से कंपेयर कर लूँगा। रीड आफ्टर राइट के लिए अपने सोर्सेज को इसकी डेस्टिनेशन से कंपेयर करूँगा, राइट आफ्टर राइट के लिए अपनी डेस्टिनेशन को इसके सोर्सेज से करूँगा। और अगर मुझे राइट आफ्टर रीड चाहिए तो अपनी डेस्टिनेशन को जो एग्जिस्टिंग है उनके सोर्सेज से कंपेयर। तो इन एनी केस मुझे इधर कंपैरिजंस करनी। हमने इसमें एक हल ये सोचा कि राइट आफ्टर रीड जो है उसको अवॉइड किया जा सकता है, और उसको ऐसे अवॉइड किया जा सकता है कि जो भी इंस्ट्रक्शन आपने डिस्पैच की है किसी फंक्शनल यूनिट को दी है तो वो अपने सोर्सेज अपने पास कॉपी कर ले। यानी कि जो भी जिन फॉर एग्जांपल मैंने कहा है कि यार 5 को 3.5 से डिवाइड कर लो, तो अब ये जो 5 और 3.5 हैं ये सोर्सेज हैं। ठीक है, तो 5 और 3.5 अगर डिवाइडर अपने पास कॉपी कर लेगा तो मुझे आप राइट आफ्टर रीड की परेशानी नहीं है, क्योंकि राइट आफ्टर रीड रिमेंबर क्या था कि ये ना हो कि फंक्शनल यूनिट इस्तेमाल करो और मैं पीछे से अपडेट कर दूँ। तो अगर उसके बाद अपनी कॉपी पड़ी है तो मैं पीछे से अपडेट कर भी दूँ तो
कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो किया तो ये सोर्स 1 और सोर्स 2 की ज़रूरत ख़त्म हो गई। और आखिर में हमने ये काम किया था कि हम बेसिकली सिर्फ डेस्ट ही चाहिए, तो डेस्ट को हमने बोर्ड पे ड्रॉ किया था मैंने कि हम बिट वेक्टर के तौर पे रख सकते हैं और उसके आगे मार्क्स लगा कर हम उसको चेक कर सकते हैं। तो वो आप पुराना लेक्चर देख लें अगर किसी को नहीं आता। तो इन दी एंड बेसिकली हमने ये 4 चीज़ें चेक की। हमने कहा कि फंक्शनल यूनिट बिजी तो नहीं है, ठीक है, तो 1 मार्क्स लग जाएगा कि फंक्शनल यूनिट का इंडेक्स उसको दें और वो बता दे कि वो बिजी की बिट उसकी 1 है कि नहीं है। तो हर फंक्शनल यूनिट के साथ हमने बिजी की एक लेट से बिट रखी हुई है। कोई जो हमारा राइट वाले जो रजिस्टर हैं उनके ऊपर हमने एक बिट वेक्टर बना दिया था। तो हम सोर्सेज को कंपेयर करेंगे रीड आफ्टर राइट के लिए, ठीक है, कि मेरी जो इस वक्त जिससे मैं पढ़ रहा हूँ, अगर इस वक्त एक इंस्ट्रक्शन आई है वो कहती है मैं रजिस्टर 3 और 4 को ऐड करना चाहती हूँ, तो वो 3 और 4 जो है ना वो सोर्स 1 और सोर्स 2 है। तो मैं देखूंगा कि जो रजिस्टर डेस्ट फील्ड वाले हैं उनके 3 और 4 पे 1 तो नहीं लिखा हुआ। अगर 1 लिखा हुआ यानी कि उस पर कोई और इंस्ट्रक्शन लिखवा रही है, ठीक है। तो WP जो है ये राइट पेंडिंग बिट हमने एक बना दी थी, बिट वेक्टर बना दिया। तो अगर कोई पिछली इंस्ट्रक्शन उन पर लिखवा रही है तो मुझे इंतज़ार करना है क्योंकि मैं उन पर डिपेंड करता हूँ। राइट आफ्टर रीड मैंने पहले बता दिया कि राइज नहीं हो सकता बिकॉज हमने लैच कर लिए हैं और जो फंक्शनल यूनिट ने अपने पास कॉपी बना लिया, ठीक है। और राइट आफ्टर राइट जो है उसके लिए हम देखेंगे कि जो मेरी डेस्टिनेशन है वो तो इससे मैच नहीं कर रही। तो ये अगर 4 चीज़ें हमारी हो जाती हैं। एक चीज़ जो इसमें नहीं लिखी हुई स्लाइड्स में वो है कि जो रजिस्टर पर लिखवाना है उसकी राइट पोर्ट पे भी कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है ना, कि अगर मेरे पास एक राइट पोर्ट है और 2 इंस्ट्रक्शंस इकट्ठे ख़त्म हो गई तो आप एक ही लिखवा सकते हैं, ठीक है। तो वो हमने इधर चेक नहीं किया, लेकिन जब फॉर एग्जांपल आप एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करने जाते हैं तो आपको ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। तो उसके लिए भी आपको कोई हिसाब रखना पड़ेगा कि अच्छा किस साइकिल पे कौन ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर वो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है तो आप एक साइकिल हो सकता है और डिले हो जाए। और ये फिर हमने इसकी डिटेल एग्जाम्पल की थी जो मैं दोबारा नहीं करूँगा। ओके, सो ये हमारा स्कीम नंबर 2 कह लेंगे ख़त्म होगी, जिसमें हमने आउट ऑफ इशू इन ऑर्डर ही किया लेकिन कंप्लीशन आउट ऑफ ऑर्डर हो सकती थी। अब आगे जो हम कुछ स्कीम्स देखना चाह रहे हैं उसमें हम देखना चाह रहे हैं कि आउट ऑफ ऑर्डर भी इशू हो सके, ठीक है। क्या उससे कोई फ़ायदा है, पहले तो हम ये देखेंगे, अगर फ़ायदा है तभी जाएँ उसकी तरफ, ठीक है। और फिर बाद में हम आखिरी जो स्कीम होगी हमारी वो होगी उसी के 2 वेरिएंट्स बेसिकली पढ़ेंगे। एक बंदा था टॉमस वुलो, उसका एल्गोरिथम था, ठीक है, वो हम देखेंगे। और उसके बाद यूनिफाइड रजिस्टर फाइल जो कि उसके बाद वाले यानी जो कि आज से 10 साल पुराने वाले प्रोसेसर्स में आई। टॉमस वुलो जो है वो उसने 60s-70s में भी ये काम कर दिया था, लेकिन वो फिर काइंड ऑफ उतना पॉपुलर उस वक्त नहीं हुआ, लेकिन 90s में आके दोबारा पॉपुलर हो गया। लेकिन तो हम 90s और 2000s के जो आर्किटेक्चर हैं वो थोड़ा सा टच करेंगे अभी। ओके, तो ये जो पूरा सुपर स्केलर और ये इसको हम कॉम्प्लेक्स पाइपलाइंस भी कहेंगे, जो इससे चीज़ें आखिर में बन रही हैं उनको हम सुपर स्केलर भी कहते हैं, ठीक है। सुपर स्केलर उसको हम कहते हैं कि प्रोसेसर खुद से ये फिगर आउट कर सकता हो कि कौन सी इंस्ट्रक्शन मैं चला सकता हूँ, ठीक है। यानी हमने हार्डवेयर में ये सपोर्ट डाल दी हो, जिस तरह भी इशू स्टेज डाली है तो ये खुद ही फिगर आउट कर रही है कि यार ठीक है अगला वाला जो है ना, अगर एक इंस्ट्रक्शन स्लो हो जाए तो उससे आगे वाली भी हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अभी हमने कहा इशू तो इन ऑर्डर कर रहे हैं लेकिन अगली वाली में हम आउट ऑफ ऑर्डर इशू भी करना शुरू, तो उनको हम सुपर स्केलर कहते हैं जो इससे अगली टेक्निक से आ रही है। ओके, सो अभी तक जो है हम इन ऑर्डर इशू कर रहे थे। तो अगर मैं इस एक्सेस पर टाइम रखूं और मैं कहूँ कि ये मेरी इंस्ट्रक्शंस थी जो चल रही थी, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम जो ये इस स्लाइड का मकसद है कि आपको इसके प्रॉब्लम बताया जा सके, ठीक है। तो अब लेट से कि इंस्ट्रक्शन 2 जो है वो लोड की इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। लोड की इंस्ट्रक्शन में कैश हिट भी हो सकता है, कैश मिस भी हो सकता है। तो लेट से कैश मिस हो गई और आपको लॉन्ग लेटेंसी पड़ गई, ठीक है। तो लॉन्ग लेटेंसी पड़ गई तो आपके काफ़ी सारे साइकिल ज़ाया हो गए। अब फंसी हुई थी इंस्ट्रक्शन 2, इंस्ट्रक्शन 1 इतने देर में कंप्लीट भी होगी क्योंकि वो आपने इशू कर दी हुई थी, लेकिन इंस्ट्रक्शन 3 जो थी वो तो चलो 2 पे डिपेंड कर रही थी। वो एरो हमने ये बनाए थे लास्ट टाइम में, कोई हैजर्ड की वजह से आपकी डिपेंडेंस है, लेकिन इंस्ट्रक्शन 4 तो 2 पे नहीं डिपेंड कर रही थी। लेकिन हम इंस्ट्रक्शन 4 भी इशू नहीं कर सकते बिकॉज हम इन ऑर्डर इशू कर रहे हैं। हमने जो पिछली स्कीम पढ़ी उसमें हम तरतीब से इशू करते हैं कि यार एक इशू
अगर हो सकती है हम उसके हैज़र्ड चेक करते हैं, अगर ठीक है तो उसको इशू कर देते हैं, नहीं तो फिर हम उससे आगे जाते हैं एंड सो ऑन। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इंस्ट्रक्शन 4 डिस्पैच नहीं हुई, और अगर वो हो जाती तो शायद थोड़ा सा फ़ायदा हो जाता, ठीक है। तो वाई नॉट हम आउट ऑफ ऑर्डर इशू सपोर्ट करें, कि हम ये कहें कि यार ठीक है अगर इंस्ट्रक्शन 2 फंस गई है तो उससे आगे अगर कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन है जो उस पर डिपेंड नहीं करती तो उसको किसी ना किसी तरह हम हार्डवेयर पे चला दें, ठीक है। तो कुछ टाइम बच जाएगा, ठीक है। जब वो वापस इंस्ट्रक्शन 2 का डाटा आएगा तो उस पर डिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन चल जाएंगी, लेकिन जो उससे इंडिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन हैं वो तो कम से कम एग्जीक्यूट हो चुकी होंगी। तो आउट ऑफ ऑर्डर में हम ये करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम ये करना चाह रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो इशू स्टेज है उसके ऊपर मुझे एक बफर चाहिए जिसके अंदर मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस पड़ी हुई हों, ठीक है। और उन इंस्ट्रक्शंस में से फिर मैं चूज़ कर सकूँगा कौन सी मैंने इशू करनी है, कौन सी का मसला ख़त्म हो। तो पहली चीज़ ये है कि इशू स्टेज के अंदर एक बफर होगा जो मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस रख रहा होगा, राइट। सेकेंडली है कि डिकोड स्टेज जो है वो क्या करेगी कि वो जब भी इशू स्टेज बफर में जगह है तो वो इंस्ट्रक्शंस को पुश करती रहेगी, ठीक है। तो पीछे से जो डिकोड है, तो आप फैच डिकोड और उसके अंदर आगे इशू की थी, तो डिकोड एड्स नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बफर इफ देयर इज स्पेस, एंड कोई उसकी वजह से राइट आफ्टर रीड या राइट आफ्टर राइट हैज़र्ड तो नहीं आ रहा, ठीक है। तो डिकोड जो है ये आपके ये 2 हैज़र्ड चेक कर लेगी कि राइट आफ्टर रीड या राइट आफ्टर राइट हैज़र्ड तो नहीं आ रहा, ठीक है। राइट आफ्टर रीड वैसे दोबारा क्यों आ गया? हाँ अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि राइट आफ्टर रीड जो स्कोर बोर्ड हमने पढ़ा था उसमें पॉसिबल नहीं था, ठीक है। उसमें क्यों पॉसिबल नहीं था? क्योंकि हमने कहा था कि फंक्शनल यूनिट अपने पास जिन 2 नंबर को उसने ऐड सब्ट्रैक्ट करना उसको कॉपी कर लेता है। उस वक्त हम कर तरतीब से इशू रहे थे इंस्ट्रक्शंस, इसलिए जैसे ही उसके पास वो आया उसने कॉपी कर ली। अब हम कह रहे हैं कि हम आउट ऑफ ऑर्डर इशू कर देंगे, ठीक है। तो जब हम आउट ऑफ ऑर्डर इशू करेंगे तो इसका मतलब ये है कि इट्स पॉसिबल कि बाद वाली इंस्ट्रक्शन पहले कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो अब अगर वो उसने अपने पास कॉपी बनाई भी है तो वो गलत हो सकती है, बिकॉज बाद वाली पहले इशू हो सकती है और वो कंप्लीट भी हो सकती है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अब आपको राइट आफ्टर रीड का भी दोबारा से चेक रखना पड़ेगा कि कहीं राइट आफ्टर रीड हैज़र्ड तो नहीं आ रहा, ठीक है। तो राइट आफ्टर रीड और राइट आफ्टर रीड को हम डिकोड स्टेज पे चेक कर लेंगे कि डिकोड जो है वो चेक कर रहा है कि यार आगे वालों पे मेरी डिपेंडेंस तो नहीं है राइट आफ्टर राइट की या राइट आफ्टर रीड की, तो वो आगे इशू बफर में डाल देगा। और इशू बफर जो है वो सिर्फ रीड आफ्टर राइट चेक करेगा कि ऐसा तो नहीं है कि मैं रियली डिपेंड कर रहा हूँ पीछे वाली इंस्ट्रक्शन पे, यानी कि पीछे की डेस्टिनेशन मेरे सोर्सेज से मैच तो नहीं कर रही। तो अगर ये तीनों चारों चीज़ें हो गई तो इसका मतलब है कि इस इंस्ट्रक्शन को हम इशू कर सकते हैं। तो बेसिकली इस तरीके से काम। सो लेट्स है कि हमने आउट ऑफ ऑर्डर इशू कर दिया इस बेस पे कि हमने पहले हमने इशू स्टेज डाली थी, अब हमने डिकोड के अंदर भी वो चेकिंग डाल दी, लेकिन अभी हमने पढ़ी नहीं कैसे डाली है, वो अभी आगे देखते हैं क्या होगा। लेट्स से कि हमने डाल दी और आउट ऑफ ऑर्डर इशू कर लें और यही वाला इंस्ट्रक्शन सीक्वेंस जो हमने पहले देखा था ये हम चलाने की कोशिश करें, तो अब क्या होगा? आपके पास इंस्ट्रक्शन 4 इशू हो सकती है। इंस्ट्रक्शन 4 इशू तो हो गई, लेकिन हमने देखा कि कंप्लीशन टाइम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है, क्योंकि 4 ही सिर्फ इंडिपेंडेंट थी, 5 फिर 3 पे डिपेंडेंट थी, 3 2 पे डिपेंडेंट थी। तो जब तक अब 2 नहीं कंप्लीट होगी तो 3 नहीं इशू होगी, 3 नहीं इशू होगी तो 4। तो इसका मतलब है कि सिर्फ आउट ऑफ ऑर्डर इशू करने से कोई उतना ज़्यादा गेन नहीं हुआ जितना हम चाह रहे थे कि यार आउट ऑफ ऑर्डर इशू कर देंगे तो फिर हम क्या करें, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम गौर करें कि प्रॉब्लम है क्या, यानी क्यों नहीं गेन हुआ इस स्पेसिफिक सीक्वेंस में, ये लाल लाइनें शो कर रही हैं कौन सी? डिपेंडेंस रीड आफ्टर राइट वाली, कि जो रियल डिपेंडेंस हम कहते हैं कि इंस्ट्रक्शन लेट से जो 3 है वो F2 पर डिपेंड कर रही है, तो इंस्ट्रक्शन 1 F2 को लिखवा रही है, तो जब तक F2 नहीं लिखा जाएगा तब तक आपकी ये इंस्ट्रक्शन तो नहीं चलेगी। लेकिन ये जो ब्लू लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये कह रही है राइट आफ्टर राइट को कह रही है कि 3 इंस्ट्रक्शन जो है वो भी F4 पे लिखवा रही है, 5 इंस्ट्रक्शन भी F4 पर लिखवा रही है, ठीक है। तो अगर आप ही डिज़ाइनर होते
तो इधर क्या हो सकता था कि ये थोड़ा सा तेज़ हो जाता। अगर मैं ही कोड लिख रहा हूँ और मैं ही डिज़ाइनर हूँ तो मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ? मसला इधर क्या आ रहा है कि F4 बार बार यूज़ हो रहा है। अगर आप इधर देखें तो F4 पे हम राइट करवा रहे हैं मल्टीपल टाइम्स। अगर मैं कोड लिख रहा हूँ तो मैं इस डिवीजन का रिजल्ट F4 के बजाय अगर F5 पे लिखवा देता, ठीक है, तो क्या होना था? तब राइट आफ्टर राइट वाला मसला हल हो जाना था। ठीक है, तो मैं कोड लिखते हुए अगर मैं रजिस्टर चेंज कर लूँ तो राइट आफ्टर राइट हैज़र्ड कम हो जाएगा। अच्छा, अब उसमें मसला क्या है? मसला ये है कि उसके लिए मुझे ज़्यादा रजिस्टर चाहिए, राइट। अच्छा, कई दफ़ा ये पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। जो जिस तरह इंटेल के जो शुरू की इम्प्लीमेंटेशन है, बल्कि शायद अभी भी हो, जिनमें 6 फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर हैं टोटल। तो अगर आपके पास हैं ही 6 रजिस्टर तो आप क्या करें? ठीक है, तो उसका एक तरीका ये होता है। और अच्छा, उसमें दूसरा मसला ये है कि बहुत सारा सॉफ्टवेयर इंटेल कंपैटिबल लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं आज कह दूँ कि जी मैं नया आर्किटेक्चर बना रहा हूँ, उसमें 6 के बजाय 30 रजिस्टर है, तो ये कहना में तो कोई मुश्किल नहीं है और बनाने में भी कोई मुश्किल नहीं। मसला ये होगा कि अगर आपने जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके चलाने हैं वो यूज़ ही वो 6 रजिस्टर कर रहे हैं, ठीक है, तो प्रॉब्लम तो फिर वहीं का वहीं आ गया कि आपके बाकी रजिस्टर तो इस्तेमाल नहीं हो रहे। ठीक है, ये बात समझ रहे हैं ना? ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर की दुनिया में ये बड़ा अहम चीज़ होती है। इसको हम कहते हैं टाइम टू मार्केट, ठीक है, कि कब कोई चीज़ आपने, जो इंटेल का 8086 आर्किटेक्चर है वो आजकल के ज़्यादातर डेस्कटॉप्स में वो वाला इंस्ट्रक्शन सेट चल रहा है। AMD उससे बेहतर इंस्ट्रक्शन सेट बना रहा था उस ज़माने में जब 8086 आ रहा था, लेकिन 8086 पहले लॉन्च हो गया, उसने मार्केट कैप्चर कर ली, तो AMD लेट हो गया। उतनी देर में कह लें कि अब आपकी मजबूरी ये बन गई कि AMD को कंप्लाई करना है विद, यानी अभी भी जब आप AMD के कंप्यूटर लेते हैं वो कोई अलग इंस्ट्रक्शन सेट नहीं चला रहे होते, वो इंटेल वाले इंस्ट्रक्शन सेट ही ले रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि 8086 वाला ही चला रहे होते हैं, सिर्फ नीचे का हार्डवेयर स्ट्रक्चर फ़र्क होता है, ठीक है। तो वो इस वजह से, क्योंकि बहुत सारा सॉफ्टवेयर उस पर लिखा गया, अब आपने एक नया प्रोसेसर बनाया जिसकी नया असेंबली है, तो जो उसके ऊपर की सॉफ्टवेयर की लेयर्स तो नहीं आपने बना दी ना, आपने पावर पॉइंट, आपने वर्ड और ये सारी जो चीज़ें उस एक्सेल ये जो यूज़ होनी है उसकी बाइंड्रीज तो उसी आर्किटेक्चर के हिसाब से जनरेट हुई हैं, ठीक है। तो ये भी एक बहुत अहम फैक्टर होता है कि आपको पिछले वाली चीज़ों से, जिसको हम कहते हैं कि बैकवर्ड कंपैटिबल रहना पड़ता है। तो AMD तब से बैकवर्ड कंपैटिबल चीज़ें बनाता जा रहा है, ठीक है, और अब उसके मेरा ख्याल है 25-30 साल बाद अब जाके AMD लीड में आ गया है और इंटेल पीछे हुआ है, लेकिन उसमें 25-30 साल लगे हैं, ठीक है। इंटेल ने बहुत अरसे राज किया इसके ऊपर, कहते हैं आजकल इंटेल का ज़रा बुरा टाइम आ गया, तो वो NVIDIA चढ़ गया एक तरफ से कि उनके GPU की वजह से, दूसरी तरफ से AMD भी जो है उसने भी कुछ उनको टफ टाइम दिया, तो ये चीज़ें। सो जो वजह आपको आप समझ आ रही है कमिंग बैक, कि ये हो सकता है कि कुछ रियल लिमिटेशन भी हो कि आपका जो इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर है वही ज़्यादा रजिस्टर सपोर्ट ना करता हो, ठीक है। अगर वो ज़्यादा रजिस्टर सपोर्ट नहीं करता, क्या मैं फिर भी कुछ कर सकता हूँ? यानी एक तो तरीका ये है ना कि मैं असेंबली कोड में उसको रजिस्टर्स का नाम, तो बेसिकली अगली स्लाइड यही बता रही है कि कौन सा फीचर है जो कि मसला डाल रहा है, तो वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वो नंबर ऑफ रजिस्टर। तो क्या मैं किसी तरह उसको ऑन द फ्लाई रीनेम कर सकता हूँ? तो बेसिकली हम उसको ऑन द फ्लाई रीनेम कर सकते हैं, और बेसिक जो मैंने आपको शुरू में बताया था टॉमस विलोस का जो आर्किटेक्चर है वो यही काम ही करता है, ठीक है। तो इनिशियली जो IBM का जो सबसे मशहूर शुरू का PC हुआ था, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, उसको हम IBM 360 था वो, ठीक है जी। IBM तो ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन PC मार्केट में IBM के अब उस तरह से नहीं रहा, यानी कि IBM जो है वो एक ज़माने में एक बहुत बड़ा जिन था, ठीक है, कि यानी और लेकिन बस वो ये कहते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इसी तरह ही होता है कि कोई नया आता है, उसके नया आइडिया चलता है और वो चलता है। जिस तरह NVIDIA है, और NVIDIA वालों ने ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट बनाए, लेकिन वो उनको भी जनरल पर्पज़ यूज़ करने का थोड़ा सा
उस पर प्रोविजन डाल दी। कुछ लोगों ने देखा कि ग्राफिक यूनिट को ही हम जनरल पर्पस कामों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और पैरेलल में एआई का काम चलना आना शुरू हो गया। तो जब एआई के काम आए तो उसके वर्कलोड ऐसे थे जिनको इसके ऊपर मैप किया जा सकता था, वो लोगों ने मैप किए। तो एनवीडिया के चढ़ने की एक वजह ये है कि एआई के जो सारे इंजन ट्रेन हो रही हैं वो मोस्टली जीपीयूज़ पे हो रहे हैं, ठीक है। हालांकि जीपीयू बेसिकली इस मकसद के लिए नहीं था, जीपीयू तो ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट था ना, कि वो आपके जो, क्योंकि जो आपके ग्राफिक कार्ड जो है ना, वो जो आपने कोई लेट्स से कंप्यूटर गेम खेलनी है तो उसमें उसने एक आई डोंट नो, आपने कंप्यूटर ग्राफिक का कोर्स नहीं शायद पढ़ा भी है ना, लेकिन उसमें आपको रेंडर करना होता है एक इमेज। अब जो वीडियो है इट्स अ सीक्वेंस ऑफ इमेजेस, राइट, और हर इमेज के ऊपर एक पिक्सल्स हैं बहुत सारी, तो हर पिक्सल के ऊपर क्या शेड आएगा वो उसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो वो जो शेडर की कैलकुलेशन है ना, वो जीपीयू बेसिकली उसमें बहुत सारी क्योंकि पिक्सल्स होती हैं, क्योंकि अब हमारे डिस्प्लेज भी माशाल्लाह कहते हैं मेगा पिक्सल में तो चल ही रहे होते हैं, ठीक है। तो अब आपने पर फ्रेम मिलियंस ऑफ पिक्सल्स की कैलकुलेशन करनी है। तो जो इनिशियली जीपीयू था वो इस काम के लिए था कि आप बहुत सारी सिमिलर कैलकुलेशंस को पैरेलल में कर सकें, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने बनाया। लेकिन जब एआई का काम आया उस वक्त तक थोड़ा थोड़ा इसको जीपीयू भी कहते हैं, कि जनरल पर्पस यूज़ ऑफ जीपीयू, ठीक है, कि आम कंप्यूटेशन के लिए जीपीयू को यूज़ करें। तो लोग और डोमेन में भी यूज़ कर रहे थे क्योंकि सुपर कंप्यूटर महंगे होते थे, लेकिन जीपीयू के ऊपर बहुत सारी आपके पास कोर्स अवेलेबल हैं जिनमें आप पैरेलल में काम कर सकते हैं। तो वहाँ पर जाकर जो एआई पे लोग काम कर रहे थे उन्होंने फिर इसको यूज़ करना शुरू किया, ठीक है, और उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। यानी कि 2013 में हम भी एक प्रोजेक्ट कर रहे थे, उसमें जो हम नॉर्मली अपना न्यूरल नेटवर्क ट्रेन करते थे, उस वक्त ये पाइथन वाले मॉडल अभी नहीं आए हुए थे, जो अब तो दुनिया बदल गई है ना, अब तो आप पायटॉर्च को यूज़ करते हुए बहुत कुछ कर लेते हैं, उस वक्त नहीं था ये। तो उस वक्त हमने मैटलैब में लिखे हुए थे वो मॉडल्स, ठीक है। कोई जो ओरिजिनल पेपर है इसके पीछे एआई की मेरे ख्याल में जो रेवोल्यूशन आई है उसमें कन्वोल्यूशनल नेटवर्क्स एक बड़ा कलीदी किरदार अदा करते हैं। और कन्वोल्यूशनल नेटवर्क्स में 98 में एक पेपर था, जॉन लेकॉन एक बंदा है। तो ये इन तीन बंदों को, ये एआई जब हमारे ज़माना था ना तो उस वक्त एआई या न्यूरल नेटवर्क को समझा जाता था कि ये एक डेड फील्ड है, यानी अगर किसी ने पेपर छापने हैं तो छाप ले, कि थोड़ा सा जो काम सॉल्व कर रहा है वही वैसे ही आप न्यूरल नेटवर्क से भी कर लें तो उसके बाद आप एक रिसर्च पेपर पब्लिश कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली शायद इस्तेमाल नहीं होगी, उस वक्त ये था। लेकिन ये उसी दौर में जो ओरिजिनल पेपर जो है जो जॉन लेकॉन का है वो कह लें कि वो आया हुआ था, लेकिन इट गॉट अननोटिस्ड कि लोगों ने उसको उतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया। वो था डिजिट रिकग्निशन के ऊपर, कि आपने हैंड रिटन डिजिट कोई लिखे हुए हैं ना, तो वो चेक की प्रोसेसिंग और इस किस्म के कामों के लिए वो था। तो तीन बंदे थे, जॉन लेकॉन, जेफ हिंटन और योशुआ बेंजियो, ये तीन बंदे थे। ये कह लें कि फिर भी मशीन लर्निंग और एआई की फील्ड में लगे रहे। तो जेफ हिंटन ने 2008-9 में एक पैरेलल में एक और बंदी है फीफी ली, उसने एक डेटाबेस बनाना शुरू की थी इमेजेस की, जिसको इमेज नेट कहते हैं, जिसकी बेस पे कंपटीशन होता था कि आप इमेज में आइडेंटिफाई करें कौन सी चीज़ किधर है। तो 2009 के करीब ये हुआ कि ये थोड़ा सा हम आर्किटेक्चर से डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं, लेकिन ये 2 मिनट की बात से आपका शायद जनरल नॉलेज इंप्रूव हो जाए। तो उसने जो इमेज नेट का बनाया उसके ऊपर कंपटीशन होते थे कि आप इमेज के अंदर ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकें। और जेफ हिंटन जो तीन बंदे थे, ये तीन बंदे हैं, इनको अभी ट्यूरिंग अवार्ड मिला है पिछले दिनों, आई थिंक 1 साल पहले या 2 साल पहले जो ट्यूरिंग अवार्ड है। ट्यूरिंग अवार्ड कंप्यूटर साइंस में समझो कि बहुत बड़ी, इट्स अ बिग डील, ठीक है। जो हमारी रेफरेंस बुक्स हैं और जो कोर्स बुक है हेनेसी एंड पैटरसन की कंप्यूटर आर्किटेक्चर की, उनको भी ट्यूरिंग अवार्ड मिला हुआ 2-3 साल पहले, ठीक है। तो ये जो जेफ हिंटन था उसने अपने स्टूडेंट को एक लगाया और उसने कहा कि यार ये कन्वोल्यूशनल नेटवर्क ट्राई करो इमेज नेट पे। तो उसने ऑब्वियसली वो जो डिजिट वाला था उससे थोड़ा बड़ा नेटवर्क बना के इमेज नेट पे चलाया। तो हुआ ये कि
जो जब आप R&D कर रहे होते हैं किसी प्रॉब्लम पे, तो उसमें ना थोड़ी थोड़ी इंप्रूवमेंट आ रही होती है हर अगले साल थोड़ी थोड़ी। तो अगर लट से कोई 86% पे कोई चल रही है एक्यूरेसी आपकी, तो अगली किसी ने और जोर लगाया 86.1 हो जाएगी, 86.2 हो जाएगी। तो जो इमेज नेट पे जब कन्वोल्यूशनल नेटवर्क लगाया ना, तो वो 3-4 पॉइंट्स का फ़र्क पड़ गया, यानी 86 से सीधा समझो 90 पे जंप आ गई। तो ये बड़ी लोगों के लिए एक हैरत अंगेज़ बात थी कि यार ये हम सालों से लगे हुए हैं, टेल का जोर लगा लिया, ये इतना इतना सा बढ़ है, तो है क्या कन्वोल्यूशनल नेटवर्क्स में, ठीक है। तो और फिर लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू किया डिफरेंट टेक्निक्स में। जिस तरह हमारे जब हम आप जितने थे ना, तो उस वक्त जब हम प्रोजेक्ट के आइडियाज़ के लिए टीचर्स के पास जाते थे, तो कुछ आइडियाज़ वो कहते थे कि ये नियर टू इम्पॉसिबल ही है। जिस तरह फेस रिकग्निशन, स्पीच रिकग्निशन, उसके ऊपर इम्प्रूवमेंट्स बहुत थोड़ी थोड़ी सी आ रही थी जो पुरानी टेक्निक्स थी। लेकिन यही कन्वोल्यूशनल नेटवर्क जब उसके ऊपर लगे, तो उन्होंने उस प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर दिया। अब आप फेस रिकग्निशन कोई मसला ही नहीं रहा हुआ ना, फेस नेट आप यूज़ करें वो आपको रिकग्नाइज करके बता देता है, ठीक है। तो लेकिन आप वैसे अगर आप नॉर्मल सिग्नल प्रोसेसिंग की टेक्निक्स यूज़ करेंगे, तो उससे यानी 2009 ऑनवर्ड ये ना एक ट्रेंड चलना शुरू हुआ। ऑब्वियसली उसके बाद भी आप 2-3 वेव्स आ चुकी हैं। जिस तरह रिसेंट वेव जो है वो LLM की है, ठीक है, उससे थोड़ा सा पहले जनरेटिव AI की आई थी, ठीक है। तो पहले ये कन्वोल्यूशनल नेटवर्क्स आए जिन्होंने ये वाले प्रॉब्लम सॉल्व किए। उसके बाद एक और वेव आई जिसमें जनरेटिव AI की, जिसमें आप चीज़ें क्रिएट कर सकें, ठीक है, कि जो इमेजेस जनरेट कर देता है, जो आप आजकल देख भी रहे हैं कि डिफरेंट। अभी एक और मॉडल वो कार्टून बना देता है कुछ और आगे, ठीक है, बूढ़ा करके दिखा दे कुछ और कर। तो ये जनरेटिव AI की हैं, ठीक है। फिर इसी तरह जो LLM है, ये चैट GPT और डीप सीक वगैरह, ये LLM है, इनको लार्ज लैंग्वेज मॉडल कहते हैं, ठीक है। तो ये उससे अगली वेव एक तरह की आ गई है। तो ये किस आर्किटेक्चर पे, क्या मतलब? नहीं, ये कन्वोल्यूशनल नहीं है, ये कन्वोल्यूशनल नहीं है, ये और है, ठीक है। जो बेसिक ट्रांसफार्मर एक टेक्निक है वो यूज़ होती है। मैंने LLM का पूरा नहीं अभी देखा कि आर्किटेक्चर क्या है, ठीक है। तो मैं उस पर अगर कुछ गाइड करूँगा तो हो सकता है कि मैं मिस गाइड ही कर रहा हूँ, इसलिए। लेकिन ये है कि ये तो ओपन है, ये आप यानी इसके ऊपर आपको बहुत मटेरियल मिल जाएगा कि ये कैसे काम कर रहे हैं। LLM जो है वो कहलाता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल। बेसिकली ये नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्टर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्टर ट्रेन ओवर अ वेरी लार्ज डाटा सेट। पूरे इंटरनेट से जो कुछ उठा कर ना आपने ट्रेन इस पर कर लिया कि आपको जो प्रॉम्प्ट दी हुई है उसके हिसाब से आप नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्ट करें। तो जो LLM है वो बेसिकली अगला वर्ड प्रेडिक्ट कर रहा होता है, ठीक है। डीप सीक ने इसको थोड़ा सा कह लो कि डिफरेंट तरीके से हैंडल किया कि कंपार्टमेंटलाइज करके छोटे छोटे LLMs बनाकर उनको शायद कुछ किया हुआ, और उससे भी चीज़ें अच्छी चल रही हैं, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि AI रेवोल्यूशन जो आया उसकी वजह से एनवीडिया की मार्केट बनी, और अब एनवीडिया का स्टॉक बहुत ऊपर चला गया, ठीक है। तो उसमें इंटेल पीछे रह गया। इंटेल ने एक दो और भी शायद हरकतें गलत डिसीजन ले लिए, ठीक है। मिसाल के तौर पर जो एक पॉइंट आया था जिसमें शुरू में डेस्कटॉप और लैपटॉप्स की मार्केट बहुत बड़ी होती थी, ठीक है। लेकिन अलॉन्ग द वे ये मोबाइल फ़ोन स्मार्ट होना शुरू हो गए, ठीक है। और जो स्मार्टफोन है वो भी एक कंप्यूटर ही होता है पूरा, ठीक है। तो स्मार्टफोन में इंटेल से भी बात कुछ चली थी इनकी, लेकिन वो आपस में बनी नहीं, इनकी और एप्पल की, ठीक है। तो एप्पल वेंट विद आर्म आर्किटेक्चर। तो आर्म का आर्किटेक्चर जो है वो उधर क्योंकि अडॉप्ट हो गया। अगर इंटेल उस वक्त थोड़ा सा अपना कह लें कि वो डिसीजन ठीक ले लेता और फ्लेक्सिबल होकर इनके साथ मिल जाता, तो जो मोबाइल फ़ोन की मार्केट है वो डेस्कटॉप की मार्केट से काफ़ी बड़ी मार्केट है। क्योंकि आपका जो आपके घर में लैपटॉप शायद 2-3 हो, फ़ोन जो होंगे 5-6 होंगे, ठीक है। और लैपटॉप कई दफ़ा एक होता है घर में, ठीक है। और लेकिन आपके फ़ोन जो हैं वो हर बंदे के पास होता है। तो ओवरऑल ये उसकी मार्केट काफ़ी बड़ी है। तो वहाँ पर फिर वो आर्म का आर्किटेक्चर चला, और वो आर्म भी फिर काफ़ी ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये इस किस्म की चीज़ें इंडस्ट्री में हो रही होती हैं। आप में से भी कोई बंदा जो है वो अगर पढ़ लिख के सही जगह पे पहुंच जाए, जिस तरह आप ही तरह के हमारे स्टूडेंट्स जो हैं, अबासीन के भी, अबासीन से पहले इकरा से मैं पढ़ाता रहा हूँ, वहाँ पर भी तकरीबन ऐसे ही स्टूडेंट्स होते थे। तो उनमें से कई लोग क्वालकॉम में किसी और जगहों पर हैं जो कि अच्छी जगह हैं, और फिर जो हमसे सीनियर थे उनमें से कई लोग अब जो हैं वो
कह लें कि हाई रैंक्स पे पहुंच चुके हुए हैं। जिस तरह अभी कल परसों की खबर है कि कल की है शायद कि अल्टेरा, आप जो एफ बनाने वाली दो बड़ी कंपनी है ज़ाइलिंक्स और अल्टेरा, तो अल्टेरा का जो नया CEO है वो पाकिस्तानी है, NED से पढ़ा हुआ है, तो NED यूनिवर्सिटी कराची से। तो और NED के में अभी जो शायद आर्किटेक्चर पढ़ाया और होगा वो इससे ज़्यादा बेहतर नहीं पढ़ाया जा रहा होगा, तो वो इसी लेवल का ही होगा एट मैक्स, ठीक है। तो बाकी जगहों पर यानी आप पढ़ वही लेवल का रहे हैं जो किसी भी जगह पे पढ़ा, क्योंकि हम स्लाइड्स तो बर्कले की यूज़ करें, सारी जगहों पर यही स्लाइड्स यूज़। इसके आखिर में उसने बताया हुआ MIT वाले कोर्स में भी यही यूज़ हो रही है, CMU का आप उठा के देख लो उसमें भी तकरीबन ऐसी होती हैं, तो हैं चीज़ें सेम ही चल रही हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग भी इंशाल्लाह, आप में से भी जो शार्प लोग हैं, जो एफर्ट करने पे बिलीव रखते हैं और करते रहेंगे, दे विल सक्सीड, ठीक है। यानी अगर आप सिर्फ इंटेलिजेंट हो कोई बंदा, वो नहीं चलेगा, ठीक है। वो हो सकता है पेपर अच्छे दे दे, सब कुछ हो जाए, लेकिन अगर उसके अंदर ये नहीं है कि मैं कंसिस्टेंटली मेहनत कर सकूँ, तो जो सबसे अहम फैक्टर है वो है कि रेजिलियंस हो आपके अंदर, कि मैं एफर्ट कर सकता हूँ, ठीक है, मेहनत कर सकता हूँ, ठीक है। तो जिसका एक इंडिकेटर शायद ये भी हो कि फॉर एग्जांपल कितने लोगों ने इंस्टॉल कर लिया, अभी तक चला लिया है, ठीक है, सारों ने नहीं चलाया, ठीक है, तो कुछ ने एफर्ट की है, ठीक है। तो ये आपके लिए इंडिकेटर है कि मैं ठीक ट्रैक पे जा रहा हूँ कि थोड़ा सा डी ट्रैक। तो आप असूली तौर पर आपको करना चाहिए। जिस तरह हमारे जो लास्ट लैब सेशन हुआ था, मैं टिपिकली इतना टाइम नहीं अपना ज़ाया करता होता, ठीक है, मैं आके बैठ गया था जस्ट टू बी पार्ट ऑफ इट, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि अगले लैब सेशन में भी मैं बैठूँ। उसकी वजह ये है कि लैब सेशन में मुझे एटलीस्ट ये नज़र आ रहा था कि आप लोगों की तरफ से भी एफर्ट है। अगर मुझे वो नज़र आ रहा होता तो मैं अगले वाले में अपना टाइम ज़ाया ना करता, ठीक है, अगर कोई एफर्ट ही ना नज़र आ रही होती ना। तो अगर हम आई बिलीव कि हम 2 या 3 ऐसे लैब सेशन कर लें, 3 या 4 शायद करने पड़ जाए, ठीक है। मुझे अब यानी पहले में मैं जो एंटिसिपेट कर रहा था उससे काम हुआ है, तो 3 तो वैसे भी मैं सोच रहा था, शायद हमें 4 भी करने पड़ जाए, ठीक है। इस वजह से मैं चाह रहा हूँ कि अभी हम इस वीक में 2 कर लें, बट आई थिंक वो नहीं हो सकते। लेकिन ऑब्वियसली मुझे फिर देखना पड़ेगा कि मैं बीच में आके कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि वो 3-3 घंटे जो है ना, 6 घंटे बीच में स्पेयर करना मुश्किल। सनान विल एग्जीक्यूट बट आई प्रॉब्ली कम, और मैं साइड में बैठ के अपना काम करता रहूँगा, और बीच में 5-5 मिनट के लिए उठ के हेल्प कर दी किसी की, तो वो आई थिंक आई ट्राई टू मैनेज इट दिस वे इंशाल्लाह। बिकॉज मैं कल ही सनान से ये डिस्कस कर रहा था कि जो थोड़ी सी एफर्ट है ना, जो अगर आप लोग कर लें, जो और जिसमें हम लोग आपको थोड़ा सा कह लें उस एफर्ट को ऑर्केस्ट्रेट कर दें, ठीक है, और लेकिन आप लोगों की तरफ से वो जेन्युइन एफर्ट पीछे हो रही हो, दिस विल गो अ लॉन्ग वे इन योर करियर। यानी जो बंदा एक दफ़ा सही उधर से पढ़ के निकल गया, जिसको कॉन्सेप्ट भी थोड़े बहुत समझ आ गए और उसने जाकर उसको कोड भी कर लिया, तो दैट्स द ओनली थिंग दैट यू नीड, ठीक है। यही चाहिए होता है ना। आप वो बना लेंगे चीज़, आपने चला भी ली, तो आप किसी भी जगह जाएंगे, आप किसी को कहेंगे कि जी मुझे फलां चीज़ आती है, वो आपसे 2 सवाल पूछेगा, आप उसका भी जवाब दे देंगे, आप अच्छा वो कहेगा थोड़े से कोड लिख के दिखाओ, आप कोड भी लिख के दिखा देंगे, ठीक है। तो वो कहेगा ठीक है, अभी आज जो ऐसे ही बंदे चाहिए होते, ठीक। सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। जी आप कुछ असाइनमेंट में दोबारा देता हूँ। अभी आप लोगों के हालात थोड़े से माड़े थे, ठीक है, यानी कि मतलब कोई कोडिंग में कुछ लोग तेज़ कर रहे थे लेकिन फंस रहे थे, लेकिन काफ़ी लोग निकल भी गए उससे, यानी एक स्टेप पे आगे चले गए। कुछ को बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम भी थे, लेकिन वो यानी ये सारे छोटे छोटे प्रॉब्लम नहीं होते, ठीक है। तो वो मैं दे दूंगा, वो मैंने एक और असाइनमेंट भी देनी है जो अभी तक पढ़ ली। चलें जी, कमिंग बैक, मैंने आज बहुत ज़्यादा टाइम उस पर कहानी पे ज़ाया कर दिया है। तो अपने हार्डवेयर में AI को यूज़ नहीं कर रहे। बेसिकली जिस तरह अगर मैं किसी कस्टमर के लिए काम कर रहा हूँ तो उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि आप उनका कोड जो है वो ChatGPT के आगे नहीं मैं रख सकता, ठीक है। लेकिन यूज़ करने का सही तरीका क्या है, ठीक है। मैं ChatGPT को एक जनरल प्रॉम्प्ट दे सकता हूँ कि यार मुझे ऐसी चीज़ बना दो, वो बना के देगी। ChatGPT या जो LLMs है ना, इनमें एक प्रॉब्लम है, उसे कहते हैं हेलुसिनेशन, ठीक है। यानी कि हेलुसिनेशन इसको कहते हैं कि वो आपको गलत कोड भी बना के दे देगा विद फुल कॉन्फिडेंस, ठीक है, कि ये सही है, ठीक है। अब ChatGPT से मैंने पूछा एक शेर का, मुझे पता नहीं चल रहा था किसका है, मैंने लिखा, मैंने कहा किसका है, उसने कहा जी फ़लाँ नज़म में फ़लाँ है। मैंने नज़म खोली, इसमें था ही नहीं। मैंने कहा यार इसमें तो नहीं है।
उसने कहा हाँ ये वाला मैंने गलत कह दिया, इस वाली नज़र दूसरी में भी नहीं था। अब उसके पास अगर डाटा ना हो जिससे उसने निकाल के वो जवाब देना है, तो प्रॉब्लम ये है कि वो पूरी कॉन्फिडेंस, क्योंकि वो असल में वो सही गलत का कोई इसको नहीं देख रहा, इट्स अ नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्टर। उसको जो नेक्स्ट वर्ड मिल रहा है वो नेक्स्ट वर्ड उसके हिसाब से जो बेस्ट प्रोबेबल बनता है वो आपको बता रहा है। लेकिन क्योंकि वो इतने बड़े डाटा सेट पे ट्रेंड है कि जनरली वो आपको ठीक आसान सवालों के वो ठीक ठीक जवाब दे देगा। अब आप अगर इसको कहोगे थोड़ा सा जो फर्स्ट टाइम दिया हुआ प्रॉब्लम होगा और जिसमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व होगी, उसका वो इतना अच्छा जवाब नहीं देगा, स्पेशली हार्डवेयर डिज़ाइन के, क्योंकि हार्डवेयर डिज़ाइन के ओपन सोर्स में बहुत ज़्यादा कोड्स नहीं पड़े हुए जिस पे वो ट्रेन हुआ हो, ठीक है। लेकिन अगर आप अपना LLM ट्रेन करवा लें कल को जो कि ये काम अच्छे कर सके, तो ये एक अच्छा फाइनली ये प्रोजेक्ट आइडिया है, यानी कि ये बंदा कर सकता है। और इसमें ये जो चैलेंज हेलुसिनेशन का एक चैलेंज जो है उसको रिजॉल्व करने का एक तरीका शायद ये है जो मैं सोच रहा हूँ कि, लेकिन मुझे उसका टाइम नहीं मिल रहा, कि एक तो है ना कि आप ChatGPT डायरेक्टली यूज़ करें, एक ये है कि आप अपना LLM ट्रेन करें और उसको उससे सिर्फ इस काम के लिए यूज़ करें कि मैं प्रॉम्प्ट दूँ तो वो हार्डवेयर जनरेट कर दे, लेकिन जो उसने हार्डवेयर जनरेट करना हो उसके बनी बनाई लाइब्रेरी कंपोनेंट्स मैंने खुद दिए हों, ताकि मुझे श्योर हो कि यार ये मक्स है, ये डीमक्स है, ये फलां है, इन्हीं को ही जोड़ेगा वो। तो मैं उसको प्रॉम्प्ट दूँगा यार इनको इस तरह से जोड़ दो, तो वो जोड़ दे और उसका हार्डवेयर कोड मुझे जनरेट करके दे दे, ठीक है। तो वहाँ पर ये यूज़ हो सकता है। फ्यूचर में ये वाला हेलुसिनेशन का शायद मसला हल हो जाए तो इंशाल्लाह और काम आसान हो जाएगा। लेकिन जो फंडामेंटल चीज़ है ना कि जब आप किसी का कोई कोड डिलीवर करते हैं, जब आप जॉब पे हैं और आपको किसी ने कहा कि ये चीज़ बनाओ, ठीक है, या और उसने किसी और को डिलीवर करनी है, तो ये जो एवरी लाइन ऑफ कोड इज़ एन IP, ठीक है, ये एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, ठीक है। हर चीज़ जो आप कहते हैं कि ये मैंने दी है, दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैंने अपने हिसाब से ठीक दी है। अगर उसमें फ्रीक्वेंटली गलतियाँ आती हैं तो दैट डैमेजेस योर रेपुटेशन, ठीक है। तो जब ChatGPT का को अगर कोई ऐसा बंदा यूज़ करेगा जो ये सर्टन नहीं कर सकता कि ये ठीक कोड लिखा हुआ है या नहीं, ठीक है। मैं उसको यूज़ करता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं प्राइमरली सिस्टम वेरिलॉग वगैरह के लिए मैंने अमूमन इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। या अगर करना हो तो मैं उससे ना कोई जेनेरिक सा इनिशियल कोड ले लेता हूँ ताकि वो कोड लिस्ट और ये चीज़ें बना दे, और अंदर फिर मैं अपना डिज़ाइन डाल देता हूँ ताकि जो ट्रिवियल टास्क है ना वो उससे। लेकिन ज़्यादा यूज़ मैं इस मकसद के लिए कर लेता हूँ कि जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल पाइथन का मैंने कोई काम करना है, तो मुझे पाइथन का बेसिक सा तो स्ट्रक्चर पता है, लेकिन मुझे सारी लाइब्रेरीज और मैंने क्योंकि बहुत कम यूज़ की है, उतनी ज़्यादा यूज़ नहीं की। तो अब पिछले दिनों में ये चाह रहा था कि मैं लेट्स से कि जो डोमेस्टिक में जो क्रिकेटर हैं या जो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं उनमें बेस्ट स्टैट्स किसकी हैं, तो वो निकालने हैं। तो मैंने उसको ChatGPT को कहा कि यार ये डाटा है, ठीक है। पहले मैंने उसको कहा कि क्रिक इन्फो के इस पेज से टेबल ये एक्सट्रैक्ट करो, वो उसमें फेल हो गया, ठीक है। मैंने वो टेबल खुद कॉपी किया, CSV बनाई उसकी एक फ़ाइल और उसमें से डाटा कॉपी करके इसको पेस्ट किया, और फिर मैंने उसको प्रॉम्प्ट दी कि यार ये इस फॉर्मेट में अगर CSV फाइल पड़ी हुई है, CSV होती है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, जिसमें आपने वैल्यू क्या है कॉमा फिर अगली वैल्यू फिर कॉमा, इस तरह से सेव किया होता है, ठीक है। तो मैंने उसको कहा अगर इस फॉर्मेट में पड़ी है तो इससे निकालो, तो वो उसने निकाल दिया, ठीक है। तो उसके ज़रिए मैंने अब वो जो प्लॉटिंग की है, प्लॉटिंग क्योंकि मैंने मैटलैब यूज़ ज़्यादा की हुई है, पाइथन कम की हुई है, तो मैंने उसको कहा कि यार मैं इस किस्म का प्लॉट चाह रहा हूँ। उसने बड़ा अच्छा वो प्लॉट करके मुझे बता दिया। तो मेरा ख्याल है मुझे आधा घंटा लगा, और मैं जो चाह रहा था कि 2 डायमेंशन में मुझे एक तरफ स्ट्राइक रेट, एक तरफ एवरेज, और फिर वो काइंड ऑफ पूरा नज़र आ जाए, तो वो बड़ा अच्छा सा डाटा का एनालिसिस हो जाता है। तो अब कहने का मकसद ये है कि आप एक जो आपकी कोर फील्ड ना हो, और लेकिन क्योंकि प्रोग्रामिंग में स्ट्रक्चर सिमिलर होते हैं, आपको पता है वही लूप्स इफ एल्स ही लगने हैं, ठीक है, तो आप सीख सकते हैं। मुझे एक वो चाहिए था पिछले दिनों कि एक मैं एक्सेल शीट चाह रहा था वोकैबुलरी अपनी इम्प्रूव करने के लिए अरबिक की, ठीक है, कि मैं चाह रहा था कि मैं एक जगह पे वर्ड के ऊपर लेकर जाऊँ ना तो तब उसका तर्जमा नज़र आए, नहीं तो ना नज़र आए, ठीक है। तो मैंने वैसे सर्च किया, उसका कोई सोल्यूशन नहीं मिला। उसके लिए VB स्क्रिप्ट लिखा जाता है, तो मैंने ChatGPT से पूछा, उसने मुझे स्क्रिप्ट लगा दी। उसने वो ठीक काम नहीं किया, लेकिन उसने मुझे आधा पौना काम कर दिया। बाकी क्योंकि मुझे प्रोग्रामिंग आती थी तो मैंने खुद ब खुद उसको चेंज कर दिया, हालांकि मुझे VBA स्क्रिप्ट का कोई आइडिया नहीं था। तो लेकिन ये इस किस्म के कई काम जो है ना वो ChatGPT से मैं यूज़ कर लेता हूँ, और उसमें कोई मसला नहीं है। मैं आपको भी यही कहता हूँ कि ज़रूर यूज़ करें, लेकिन असाइनमेंट्स में नहीं, क्योंकि असाइनमेंट में मसला क्या है कि आप
लर्न कर रहे हैं सिंटेक्स, ठीक है। तो अगर वही सिंटेक्स उसने बताया तो आपकी मेमोरी नहीं बनेगी, ठीक है। तो आपकी वो आपने मेमोरी बनानी है कि ये ना हो कि मैंने जब भी कोड लिखना है तो मुझे जाकर पहले किसी और जगह से देखना हो। शुरू के 2-4 दफ़ा आप लिखेंगे तो आपको देख कर ही लिखने पड़ेंगे, लेकिन ये है कि 2-4 दफ़ा लिखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे यार अब मुझे मार्क्स बनाना है तो मुझे सोचना ना पड़े, ये मेरे लिए एक ट्रिवियल सा टास्क हो अगर मैंने। ओके, कमिंग बैक, काफ़ी सारा टाइम हमने आज का ज़ाया किया, लेकिन एनीवे सो जनरल नॉलेज थोड़ी सी आपकी चैट जीपीटी और उस पर होगी। ओके, सो हम थे ये कि हमें मसला ये आ रहा था कि सेम नेम यूज़ हो रहे हैं, तो नेम को किस तरह चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने बताया कि टॉमस सुलो ने 1967 में इसका एक सोल्यूशन बनाया था जो ऑन द फ्लाई रजिस्टर रीनेमिंग कर देता था। तो ये टर्म रजिस्टर रीनेमिंग जो है ये हम यूज़ कर रहे होंगे। रजिस्टर रीनेमिंग का मतलब क्या है कि जिस तरह अभी पिछली स्लाइड में F4 बार बार यूज़ हो रहा था, तो F4 को आप कोई और नाम दे दो। अच्छा, अब मैं उसको अगर F4 नहीं कहूँगा तो क्या कहूँगा? वैसे स्लाइड में तो हमने F4 डैश का हुआ है, लेकिन हम ऑब्वियसली डैश तो नहीं डालेंगे, कुछ और करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर लेट्स से कि मैंने इस F4 को कोई और नाम दे दिया होता, जिस तरह हमने F4 टिक या जो भी कह लें इसको दिया था, तो तब हमें सिग्निफिकेंट गेन हो जाना था। यानी हमने आउट ऑफ ऑर्डर इशू भी किया हो और साथ साथ हमने रजिस्टर रीनेमिंग भी कर दी हो। तो इससे मिलाकर अगर हम देखें तो ये 4 इधर एग्जीक्यूट हो जानी थी, अब 5 की डिपेंडेंसी खत्म होगी तो 5 इधर इशू हो जानी थी, राइट। 2 जो थी 3 की डिपेंडेंस वाकई रीड आफ्टर राइट वाली थी, तो वो तो नहीं एग्जीक्यूट हो सकती थी, वो तभी एग्जीक्यूट हुई जिस वक्त उसने होना था। लेकिन 4 और 5 क्योंकि एग्जीक्यूट हो चुके थे तो ओवरऑल टाइम आपका रिड्यूस हो गया। सो हम बेसिकली ये दोनों काम इकट्ठा करना जा रहे हैं, ठीक है। और उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम जो रजिस्टर रीनेम करेंगे उसके लिए कुछ एडिशनल स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसके अंदर रजिस्टर रीनेम हुए पड़े होंगे, और वो हम अभी पढ़ते हैं। ओके, सो ये तो है कि हार्डवेयर में क्या हो सकती है रीनेमिंग, बिल्कुल हम वही पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे होगी, ठीक है। अच्छा, सो अब कैसे करेंगे रजिस्टर रीनेमिंग? तो डिकोड जो है ना वो क्या करेगा, इसके लिए हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको हम कहेंगे रीऑर्डर बफर, ठीक है। उसका नाम है ROB, रीऑर्डर बफर। और डिकोड क्या करेगा कि वो रीऑर्डर रीनेम करके रीऑर्डर बफर में चीज़ों को एंटर कर देगा, और फिर जो इशू स्टेज है वो रीऑर्डर बफर से उठाकर आगे इशू को भेज देगी, ठीक है। कैसे करेगी ये भी आपको समझ आता है, ठीक है। अच्छा, जब आप रीनेम कर देते हैं तो राइट आफ्टर रीड और राइट आफ्टर राइट जो है वो खुद ब खुद उनका मसला ख़त्म हो जाता है, ठीक है। क्योंकि अब आपने रजिस्टर्स ही रीनेम कर दिए, तो अभी हमने देखा कि F4 बार बार यूज़ हो रहा था, अब वो F4 के बजाय उसका नाम ही आपने चेंज कर दिया अगले वाले का, तो वो F4 के बजाय F5 हो गया, F6 हो गया, जो भी आपका नाम हो गया। तो अब वो वाला राइट आफ्टर राइट का मसला तो ख़त्म हो गया। अब तो वाकई ट्रूली कोई डिपेंड कर रहा होगा उस पर, तो तभी मसला आएगा, ठीक है। तो जो भी आपकी तो रीऑर्डर बफर में फिर आपने बेसिकली एक ही चीज़ चेक करनी है कि रीड आफ्टर राइट का मसला तो नहीं आ रहा, ठीक है। रीड आफ्टर राइट जो है वो ट्रू डिपेंडेंस है, यानी कि आगे वाली इंस्ट्रक्शन को पीछे वाले के रिजल्ट पे को यूज़ करना है, तो वो तो अब उसका तो कोई हल नहीं है, उसमें तो आपको इंतज़ार ही करना है। ओके, सो अब क्या होगा वो स्ट्रक्चर, ठीक है, वो कुछ इस किस्म का स्ट्रक्चर हम बना लेंगे, ठीक है। सो रीनेमिंग स्ट्रक्चर जो हमारा बनेगा उसमें हम इस तरीके से एक रीऑर्डर बफर बना लेंगे जिसमें हम एक तरह से समझें कि इंस्ट्रक्शन नंबर आपका आ रहा है कि जो भी पीछे से इंस्ट्रक्शन आई आपने उसको इशू की, पहली वाली 0 नंबर पे इशू कर दी, दूसरी वाली 1 नंबर पे कर दी, तीसरी वाली 2 नंबर पे, इस तरह से, ठीक है। इसके अंदर आपने एक कॉलम लगा दिया, हर एक इंस्ट्रक्शन के साथ लगा दी यूज़ की बिट कि क्या इस एंट्री, ये वाली एंट्री वैलिड है, यूज़ को समझे कि ये उसका वैलिड चल रहा है, ठीक है। फिर एग्जीक्यूट की बिट जो कि ये बता रही है कि क्या ये एग्जीक्यूशन के लिए भेजी जा चुकी है, एग्जीक्यूट हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। अगर वो सो शुरू में आपके सारे यूज़ ही 0 हैं, तो यूज़ 0 है तो बाकी कुछ मैटर ही नहीं करता क्योंकि वैलिड ही नहीं है, ठीक है। जब आपने एक इशू इसके अंदर डिकोड ने इसके अंदर कोई एंट्री डाली तो वो यूज़ की बिट 1 कर देगी, लेकिन एग्जीक्यूट अभी 0 ही होगा कि अभी एग्जीक्यूट नहीं हो रही, अभी मैंने ये इंस्ट्रक्शन आपको रीऑर्डर बफर में रख दी है। तो इशू स्टेज देखेगी कि अगर तो ये अभी चल सकती है तो वो इसको इशू कर देगी और एग्जीक्यूट की बिट 1 कर देगी, ठीक है। और फिर जैसे ही आपकी इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी, ठीक है, तो हम दोबारा यूज़ की बिट 0 कर देंगे कि अच्छा हाँ आप तो कंप्लीट होगी, अब चीज़ें फारिग होगी, ठीक। सो यहाँ तक चीज़ समझ आया कि अभी सिर्फ मैं यूज़ और एग्जीक्यूट का बिट बता रहा था, बाकी की आगे की चीज़ों को हम 1 मिनट के लिए छोड़ दें। आगे पे जब आएँ तो आगे क्या है, ऑपरेशन,
कि ऑपरेशन क्या है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है। इससे इशू स्टेज को पता चलेगा कि किस फंक्शनल यूनिट को आगे भेजना है, ठीक है। अगर वो फंक्शनल यूनिट बिजी है तो ऑब्वियसली आप नहीं भेजेंगे, अगर वो अवेलेबल है तो आप भेज देंगे। लेकिन भेजने के लिए आपको मज़ीद चेक क्या करना है कि क्या कोई रीड आफ्टर राइट तो नहीं आ रहा, ठीक है। जो भी इंस्ट्रक्शन इसके अंदर रीऑर्डर बफर में है उसमें हमने साथ सोर्स 1 और सोर्स 2 भी रखे हुए हैं, ठीक है। वो क्यों रखे हुए हैं? रीड आफ्टर राइट चेक करने के लिए। अगर मैं वाकई पिछली इंस्ट्रक्शन किसी पर डिपेंड कर रहा हूँ तो ये वाला जो कहते हैं प्रेजेंट की बिट है, ये जो पी बिट है P1 और P2 ये 0 होगी, ठीक है। अगर वो वाला डाटा अवेलेबल है जिसको मैंने डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है, जो भी करना है, तो प्रेजेंट की बिट 1 हो जाएगी। और ये अगर 1 होगी तो इसका मतलब है कि मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, ठीक। अच्छा, अभी ये हमने नहीं देखा कि ये कैसे प्रेजेंट की बिट्स कैसे सेट होंगी, ठीक है। तो मैं रिपीट करता हूँ कि एक डिकोड स्टेज है जिसने इसको फिल करना है। तो ये सारे तवज्जो से सुने, ये मैं एक रिपीट कर रहा हूँ तो दूसरी दफ़ा में शायद ज़्यादा अच्छी समझ आ जाए। पीछे से हमारा प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस पड़ी हुई हैं। इशू स्टेज, डिकोड स्टेज वहाँ से फैच करती है और फैच स्टेज फैच करती है, डिकोड उसको इसके अंदर एलोकेट कर देती है एक एंट्री, ठीक है। तो इसमें एक की, दूसरी की, तीसरी की, चौथी की, जो भी की, और जब भी एलोकेट करेगी वो यूज़ की बिट को 1 कर देगी, ठीक है। और बाकी इंस्ट्रक्शन के अंदर लिखा हुआ है कि वो ऐड किया या सब्ट्रैक्ट किया है तो ऑपरेशन को उसके हिसाब से सेट कर दिया। उसके अंदर लिखा हुआ है कि सोर्स 1 और सोर्स 2 क्या है, तो सोर्स 1 और सोर्स 2 जिस रजिस्टर से आ रहे हैं उसने वो ऊपर रैज फाइल बनी हुई है, रजिस्टर रीनेमिंग टेबल एंड रैज फाइल जिसको हमने कहा हुआ, ठीक है। वो जो रैज फाइल है ना, वहाँ से उठाकर इधर एंट्री उसकी रख दी। अगर अच्छा, यहाँ पर भी ये जो पी बिट है ना वो वहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो वहाँ से आपने फैच करके सिर्फ यहाँ पे रख दिया। अगर वो पी बिट 0 है इसका मतलब है कि आप पीछे किसी पे डिपेंड करें। अच्छा, और जैसी इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई तो हम क्या करेंगे, यूज बिट को 0 कर देंगे। तो इंस्ट्रक्शन जब इधर लिखी तो यूज बिट 1 की, इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई तो यूज बिट को 0 कर दिया। इधर लिखवाने का मतलब ये नहीं है कि एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गई है, तो एग्जीक्यूट की बिट ये बता रही है कि इशू ने आगे जो एग्जीक्यूट को देना है तो वो देखेगी कि जिसकी यूज़ की बिट 1 है लेकिन एग्जीक्यूट की 0 है, इसका अंदर इसको मैं आगे एग्जीक्यूट के लिए भेज सकता हूँ अगर बाकी चीज़ें सारी सेटिस्फाई हो जाती हैं। तो उसको चेक करना पड़ेगा कि P1 भी अवेलेबल है, P2 भी अवेलेबल है, यूज़ भी 1 है, ठीक है, और फंक्शनल यूनिट भी बिजी नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसको मैं इशू कर सकता हूँ, ठीक है। तो वो उस बेस पे कर देगा, जैसे ही इशू करेगा तो एग्जीक्यूट की बिट 1 सेट कर देगा, ठीक है। अच्छा, अब ये पी बिट की सेट करना और ना करना जो है ना वो कैसे होगा, ठीक है। और रीनेमिंग होगी कैसे, ठीक है, कि हम इसमें रजिस्टर रीनेम का हुआ, सवाल ये पैदा होता है। तो हम करने क्या गए थे कि वो जो पीछे F4 2-3 दफ़ा यूज़ हो रहा था उसको रीनेम करना था, ठीक है। अच्छा, अब हम करेंगे ये कि लेट्स से कि मैं लिखवा रहा था F4 पे, ठीक है, और वो वाली इंस्ट्रक्शन आ गई सबसे पहली वाली इंस्ट्रक्शन पे, ठीक है। तो अब आगे की इंस्ट्रक्शन जो होगी ना, अगर कोई F4 पर डिपेंड कर रही होगी तो वो वहाँ पर F4 नहीं कहेगी, वो कहेगी कि यार मैं पहली वाली इंस्ट्रक्शन पर डिपेंड कर रही हूँ, ठीक है। जब भी पहली वाली इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी तो पहली वाली इंस्ट्रक्शन कहेगी कि ये पहली वाली कंप्लीट होगी और ये इसका डाटा जिसने उठाना है उठा ले, ठीक है। तो जो पहली वाली इंस्ट्रक्शन पर डिपेंड कर रहा होगा वो अपने डाटा को अपडेट कर लेगा, ठीक है। तो ये जो मैं कह रहा हूँ ना पहली वाली इंस्ट्रक्शन, तो ये जो इंस्ट्रक्शन नंबर आ रहा है ये यहाँ पर लिखा होगा कि ये 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, कौन सी है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे इंस्ट्रक्शन का टैग, ठीक है। तो हमने जब इंस्ट्रक्शन इशू करनी है तो हमने देखना है कि वो किस टैग पर डिपेंड कर रही है, ठीक है। अगर पिछले जो टैग्स हैं वो अवेलेबल हैं तो वो वैसी वैल्यू से चेंज हुए होंगे तो वैल्यू अवेलेबल है, अगर नहीं है तो मैं उधर लिख दूंगा कि प्रेजेंट की बिट 0 है। अगर इधर प्रेजेंट की बिट 0 है ना किसी में भी तो इसका मतलब यहाँ पर टैग पड़ा हुआ है, यहाँ पर वैल्यू नहीं पड़ी हुई। टैग से मुराद ये है कि यहाँ पर ये पड़ा हुआ है कि ये किस इंस्ट्रक्शन नंबर के डाटा पर डिपेंड कर रहा है, ठीक। ओके, ये अगर पूरा समझ नहीं भी आया तो अभी मैं इसकी एक एग्जांपल स्लाइड पे आएगी ना तो वो बहुत अच्छे से समझा देगी, ठीक है। अच्छा, सो रीऑर्डर बफर में अमूमन आपका जो है ना 2 पॉइंटर चल रहे होते हैं, ठीक है। एक लेट्स से कि हमने कहा है कि पॉइंटर टू नेक्स्ट पॉइंटर 2 जो है वो डी एलोकेट किसको करना है, पॉइंटर 1 है अवेलेबल कौन सी, ठीक है। तो आप
असल में तो एक बड़ा सा आपने टेबल बना लिया, हार्डवेयर में फ्लिप फ्लॉप्स लगे हुए हैं, आपके रजिस्टर लगे हुए हैं, ठीक है। तो अब उनके एड्रेसेस को आप मैनेज कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जो आगे इशू करता जा रहा है ना वो पॉइंटर 1 है, ठीक है। और ये अमूमन सर्कुलरली चल रहा होता है, क्योंकि अब ये आपने जो भी बनाया था जब इसकी आखिर तक पहुंच जाएगा तो ये घूम के वापस पहली वाली जगह पर चला जाए। तो स्टार्ट में दोनों पॉइंटर 0 पर हैं, ठीक है। जब दोनों 0 पर हैं तो आपने एलोकेशन करना शुरू की, तो जो जो कंप्लीट होती जाएगी ना, पॉइंटर 2 बता रहा है कि यहाँ तक इसके पीछे वाली खाली है, ठीक है। तो वो उनसे पीछे यूज़ को 0 करता जा रहा है, ठीक है। तो ये एक आपका सर्कुलर बफर सा काइंड ऑफ चल रहा है, ठीक है। अच्छा, मैं स्लाइड्स को देख लूँ कि कुछ मिस तो नहीं किया। एग्जीक्यूट बिट इज सेट व्हेन इंस्ट्रक्शन बिगिंस एग्जीक्यूशन, ये तो मैंने बता दिया। व्हेन एन इंस्ट्रक्शन कंप्लीट्स इट्स यूज बिट इज मार्क फ्री, ये भी मैंने बता दिया। पॉइंटर 2 इज इंक्रीमेंटेड इफ यूज बिट इज मार्क फ्री। सो पॉइंटर 2 जो है वो यानी जब जो जो कंप्लीट होती जा रही है वो तब आगे जा रहा है, तो उससे पीछे वाली सारी कंप्लीट है, ठीक है। और कब आपने एग्जीक्यूट के लिए चलानी है, जब मैंने बताया था कि यूज बिट सेट हुई हो और पहले से एग्जीक्यूट बिट सेट ना हुई हो। इसका मतलब है कि ये अभी आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं अगर इसके बाकी के बोथ ऑपरेंड्स अवेलेबल हैं, P1 और P2 सेट। ओके, सो दिस इज द स्लाइड जिस पे आपको असूली तौर पे सब समझ आ जानी चाहिए, ठीक है। जो मैंने अभी तक कहानी बताई है, तो ये अब एक एग्जाम्पल है जिसके अंदर हमने, एंड दिस इज ऑल्सो प्रॉब्ली जो असाइनमेंट या पेपर के सवाल टॉमस उलो से आना हो तो मैं हो सकता है आपको कुछ ऐसी चीज़ बनाने को कहूँ, ठीक है। लेकिन वो एक अभी पेपर को छोड़ दें, अभी सिर्फ समझने पर फोकस करेंगे क्या है, ठीक। सो दिस इज़ द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हम करना चाह रहे हैं। अब हमने वो रीऑर्डर बफर बना लिया हुआ है, ये हमारा रीनेमिंग टेबल है, ये हमारा रीऑर्डर बफर है। रीनेमिंग टेबल जो आप समझ सकते हैं कि रेज फाइल ही है एक तरह से, ठीक है। दोनों में P की बिट है। तो अभी P बिट जो सेट करने का तरीका है ना, वो मैंने पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं किया हुआ था, वो आप इधर सही तरह से समझ आ जाना चाहिए। सो ये जो था कि कब टैग रिप्लेस होंगे वैल्यू से, वो मैं बाद में आता हूँ कि क्या है। सो सबसे पहले लेट्स से कि मेरी पहली इंस्ट्रक्शन थी लोड की, ठीक है। सो लोड की थी तो मैंने इधर आकर उसको यूज बिट सेट की, इंस्ट्रक्शन नंबर 1 थी। मैंने उसको कहा कि यार ये लोड ऑपरेशन करना है, राइट। अच्छा, जब ये इसके अंदर आई तो ऑब्वियसली इशू स्टेज देख रही थी कि किसी की अगर यूज़ की बिट सेट है और एग्जीक्यूट नहीं हो रही तो मैं उसको एग्जीक्यूट करवा सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, वो उसको क्या करेगी, वो उसको एग्जीक्यूट करवाना शुरू कर देगी। तो एग्जीक्यूट करवाएगी तो वो आपने देखा होगा कि वो एग्जीक्यूट 0 से 1 हो गया, ठीक है। 1 हो गया, और जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो हम यूज़ की बिट 0 कर। तो ये एक नॉर्मल सीक्वेंस है इसमें, क्योंकि लोड की थी और ये बाकी फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर्स पे डिपेंड नहीं कर रही थी, तो इसलिए इसमें हमने प्रेजेंट वाली बिट का कहानी नहीं आई। लेकिन आगे हम अब देखते हैं प्रेजेंट वाली बिट्स भी आ जाएंगी, ठीक है। अब लेट्स से कि मैंने इंस्ट्रक्शन नंबर 2 की, इंस्ट्रक्शन नंबर 2 को मैंने कह दिया कि यार ये यूज़ की बिट सेट की, एग्जीक्यूट 0 ही रहने दी, लोड की बिट सेट थी, ये एग्जीक्यूट होना शुरू हो गई, ठीक है। फिर मैंने कहा ये जिस तरह वही एग्जांपल थी जिसमें लोड फ्लड से मिस हो गया और वो चल रही है, ठीक है, वो पीछे वेट कर रहा है। लेकिन हमने जो सो आउट ऑफ ऑर्डर इशू का क्या मतलब है कि हम रुकेंगे नहीं, कि इसका इंतज़ार नहीं करेंगे, हम अगली इंस्ट्रक्शन को इधर पुश करते जाएंगे। सो अगली इंस्ट्रक्शन मैंने 3 इधर डाल दी। 3 जो थी वो इधर हमें नज़र आ रहा है कि मल्टीप्लिकेशन की है, ठीक है, तो हमने उधर लिख दिया मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, जो मैं पहले उसमें बताना भूल गया कि जो पहले लोड किया था, ठीक है, तो हम इधर रख देंगे, इधर T1 लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, रजिस्टर नंबर 1 पर लिखा हुआ नज़र आ रहा है T1। T1 का मतलब है कि जो टैग है यानी इंस्ट्रक्शन नंबर है वो इसमें लिखा हुआ है, और इसकी प्रेजेंट की बिट अभी 0 है। जब भी प्रेजेंट की बिट 0 है इसका मतलब टैग पड़ा हुआ है, प्रेजेंट की बिट 1 है इसका मतलब है वैल्यू पड़ी हुई, ठीक। जब ये लोड की इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होके लेट से कंप्लीट होगी, तो ये कंप्लीट होगी तो टैग जो है वो वैल्यू से हमने T के बजाय V1 लिख दिया है, ठीक है। तो असल में V लिखा नहीं हुआ उधर, T से V1 होने का मतलब क्या है कि लोड का जो रिजल्ट आया था उसने क्या किया, उसने ब्रॉडकास्ट किया कि भाई जो भी T1 का इंतजार कर रहा है ना वो अपने आप को अपडेट कर दे। क्योंकि हमने इस जगह पर 1 लिखा हुआ था कि मैं 1 इधर लिखा हुआ था और उसकी बिट 0 थी, आपकी कहते हैं प्रेजेंट वाली बिट 0 थी। इसका मतलब है जब भी 1 का डाटा आएगा तो वो मेरे लिए है, क्योंकि मैं टैग हूं जो कि 1 नंबर इंस्ट्रक्शन के रिजल्ट का इंतजार, टैग की जगह वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो आपको हर रजिस्टर के ऊपर ये लॉजिक लगानी पड़ेगी कि जब भी डाटा आए
तो चेक करो कि अगर तो मैं मेरी प्रेजेंट की बिट 0 है और मेरा टैग और जो डाटा आ रहा है उसके साथ टैग भी आ रहा है, वो टैग मैच करता है, तो इसका मतलब ये डाटा मेरे लिए ही है, ठीक है। तो लोड के फंक्शनल यूनिट ने ब्रॉडकास्ट कर दिया सारी जो इंतज़ार कर रहा था उसको कि यार T1 का डाटा आ गया, ठीक है। T तो हमने वैसे अपने आप को दिखाने के लिए लगाया, उसने सिंपल बताया कि 1 नंबर का डाटा ये है, ठीक है। तो एक आ रहा होगा टैग जिसमें लिखा होगा 1, उसके साथ आ रहा होगा डाटा जिसमें उसका असल डाटा होगा, ठीक है। और मैं इधर बैठा हुआ क्योंकि इधर भी T1 ये शो कर रहा है कि प्रेजेंट की बिट 0 थी, तो इसका मतलब प्रेजेंट की बिट 0 थी और मेरे अंदर 1 लिखा हुआ है इस रजिस्टर के अंदर। इसका मतलब है कि अगर 1 का डाटा आया तो मैंने अपने आप को अपडेट कर देना, तो ये अपने आप को अपडेट कर देगा, ठीक है। इसी तरह जब दूसरी इंस्ट्रक्शन चली उसका भी उसकी वो किस पे लिखवा रही थी, F4 पे, राइट। सो हमने F4 पे क्या लिखवा दिया, T2 का मतलब क्या है कि इसके अंदर 2 लिखवा दिया और प्रेजेंट की बिट 0 थी, ठीक है। तो जब भी इसका डाटा आएगा तो जो भी 2 का इंतजार कर रहा होगा वो अपने आप को अपडेट कर लेगा, तो वो वाली जगह भी अपडेट होती है। उससे अगली इंस्ट्रक्शन आई मल्टीप्लाई की। मल्टीप्लाई वाला जो था वो F4 को F2 से मल्टीप्लाई कर रहा था और F6 पे लिखवा रहा था, तो इसका मतलब है कि F6 पे मैं क्या लिखूंगा, T3, क्योंकि तीसरी नंबर की इंस्ट्रक्शन है। T3 का मतलब है कि लिखा ये नहीं है कि T3 लिखा है, लिखा हुआ है 3 और प्रेजेंट की बिट 0 है, तो T का ये मतलब है कि टैग पड़ा हुआ है, ठीक। सो हमने T3 लिखा और मैं फिर उसको गायब करता हूँ। सोर्स 1 सोर्स 2 में क्या आएगा, F4 आएगा, F4 पे पड़ा हुआ है T2 और F2 आएगा, F2 पे पड़ा हुआ है V1, ठीक है। तो V1 और T2 आ जाएगा। T2 का मतलब है कि इस जगह पर लिखा हुआ है 2 और ये प्रेजेंट की बिट 0 है, ठीक है। T टैग का मतलब ये हो गया कि इसमें प्रेजेंट की बिट 0 है और वैल्यू इसमें पड़ी हुई है 2, और V1 का मतलब है कि जो भी उसके अंदर वैल्यू थी वो पड़ी हुई। यहाँ तक बात समझ आ रही। अच्छा, अब क्योंकि इसका अभी डाटा अवेलेबल नहीं है तो ये एग्जीक्यूट नहीं हो सकती, राइट, बिकॉज ये डिपेंड करती है, ये रियली डिपेंड करती है ऑन F4, जो कि जब तक लोड कंप्लीट नहीं होगा तब तक नहीं चलेगी, क्योंकि जो उस पर लिखवा रही थी इंस्ट्रक्शन वो कंप्लीट हो गई है। T2 को V2 कहाँ लिखा है वैसे, T2 को तो V2 नहीं लिखा हमने, क्योंकि अभी वो इंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुई। जो 2 नंबर की इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट हो रही है अभी, ठीक है। जब 2 नंबर वाली इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगी तो वो लोड का यूनिट है उसकी कैश मिस हुई है, कैश मिस हुई, डाटा आ गया थोड़ी देर बाद, तो वो कहेगी कि ये 2 नंबर का डाटा है, ठीक है। तो जो भी जहाँ पर भी लिखा होगा ना कि प्रेजेंट की बिट 0 होगी लेकिन टैग में 2 पड़ा होगा, वो कहेगा लो जी मेरा डाटा आ गया, मैं प्रेजेंट की बिट 1 करूँ तो ये डाटा आ गया। तो वो अभी 2 जगह हैं, ये वाली जगह भी है F4 भी और वो वाली जगह भी है, ठीक है। तो अगर अभी कंप्लीट हो जाए, लेट से इसी साइकिल में कंप्लीट हो जाए जी, हाँ जी, हर एक जो है ना जिसके साथ भी ये प्रेजेंट की बिट है ना, इसके साथ हार्डवेयर लगा हुआ है कि जैसे ही डाटा आया जो कि मैच करता हुआ मेरी वैल्यू से, यानी जो जिसका टैग मेरे टैग से मैच करता हुआ, और अगर मेरी प्रेजेंट की बिट 0 है तो मैंने उसको अपडेट कर देना है, अपने आप को अपडेट कर देना है, ठीक। सो यहाँ तक चीज़ कुछ समझ आ रही है? अच्छा, ओके। सो लेट्स से कि वो लंबी मिस हुई है अभी तक, ठीक है। तो अभी तक इंस्ट्रक्शन 2 जो है ना वो कंप्लीट नहीं हुई, तो हमने इंस्ट्रक्शन 4 डाल दी। इंस्ट्रक्शन 4 जो थी वो किस पर डिपेंड कर रही थी, इंस्ट्रक्शन 4 कह रही थी F8 पे, तो F8 पे हमने T4 लिख दिया, यानी कि ये 4 नंबर इंस्ट्रक्शन पे डिपेंड कर रहा है, प्रेजेंट की बिट अभी 0 है क्योंकि अभी कंप्लीट नहीं हुआ। दूसरा हमने क्या किया कि उसके सोर्सेज दोनों थे F2 की दोनों वैल्यूज़ हमारे पास अवेलेबल थी, इसका मतलब ये एग्जीक्यूट हो सकता है, ठीक है। तो हमने कहा कि ठीक है जी आप इसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर दें। हमने एग्जीक्यूट वाली बिट 1 की, तो इशू स्टेज जो इंतज़ार कर रही थी कि कोई एग्जीक्यूशन के काबिल इंस्ट्रक्शन आए तो मैं इसको इशू करूं, तो पिछली दोनों काबिल नहीं थी, उसने उसको नहीं किया, तो इसको उसने एग्जीक्यूट पे लगा दिया, ठीक है। उसके बाद आपकी इंस्ट्रक्शन नंबर 5 आ गई। 5 किधर लिखवा रही थी, F4 पे, ठीक है। अच्छा, अब F4 में पहले क्या पड़ा हुआ था, T2 पड़ा हुआ था, ठीक है। अब ये वो असल चीज़ है जो रीनेमिंग की हो रही है, ठीक है। अब क्या होगा कि अब हमने F4 इसकी डेस्टिनेशन है, तो F4 पे जाकर हम कह देंगे T2 के बजाय T5, ठीक है। अच्छा,
अब यहाँ पर आ गया T5 क्योंकि ये उस पर लिखवा रहा है, लेकिन अब इसमें इम्प्लिसिटली रीनेमिंग होगी। वो कैसे? जो F4 की पुरानी वैल्यू पर डिपेंड कर रहे थे उन्होंने ऑलरेडी वहाँ पर T2 लिखा हुआ है, उन्होंने वहाँ पर T5 नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वो इंस्ट्रक्शन नंबर 2 का डाटा पर ही डिपेंड कर रहे हैं अभी तक, वो इंस्ट्रक्शन नंबर 5 पे नहीं आ रहे। तो राइट आफ्टर राइट क्या था कि गलती से ये ना हो जाए कि मैंने जब इधर लिखवा दिया तो जिसको 2 का डाटा चाहिए था, ठीक है, राइट आफ्टर रीड ये था ना कि उसको तो 2 का डाटा चाहिए था, तो ये पहले चल गई अगर, तो ये ना हो कि उसको गलत डाटा मिल जाए, तो ये चल जाए पहले, हमें कोई मसला नहीं है क्योंकि उधर हमने लिख दिया है कि वो 2 नंबर वाली इंस्ट्रक्शन के डाटा पर दिखा रही है। ये अब जो इसके आगे आने वाली हैं उन्होंने अगर रीड किया तो वो T5 अपने आप को रखेंगी, जो पीछे वाली थी वो अपने आप को T2 रखेंगी, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ठीक। तो ये काम जो है ना ये रीनेमिंग को शो कर रहा है कि फिफ्थ इंस्ट्रक्शन आई T5 और आप उस पर डिपेंड कर रहे थे, और इसकी जो वैल्यूज़ थी F2 और F8 थी। F2 के अंदर पड़ा हुआ था V1, 8 के ऊपर T4 पड़ा था, तो आपने T4 इधर। कौन किस पर डिपेंड करता हो? T2 पे डिपेंड करती है ना, जो इंस्ट्रक्शन नंबर 3 है वो T2 पे डिपेंड करती है, लेकिन इंस्ट्रक्शन नंबर 3 के सोर्स 1 में T2 ही लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि जब सेकंड नंबर वाली इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होकर अपना डाटा भेजेगी और कहेगी कि 2 नंबर वाला डाटा आ गया है, तो वो अपने आप को उसी से ही अपडेट करेगी, वो 5 वाले से नहीं अपडेट करेगी। हाँ, एग्जीक्यूशन तो उसके बाद ही शुरू होगी जब प्रेजेंट की बिट अवेलेबल हुई, ठीक है। जब प्रेजेंट नहीं अवेलेबल तो इसका अंदर आप अभी चल ही नहीं सकते, ठीक है। आपको अभी क्लियर नहीं हुआ तारिक कुछ? T2 अब वो डायरेक्टली, क्योंकि अब हम ये रजिस्टर से आप उठा ही नहीं रहा ना, लिखवा नहीं रहा, उठा नहीं रहा, सोर्स 1 है। ये वो वाली इंस्ट्रक्शन थी जो 2 नंबर वाली इंस्ट्रक्शन थी ना, उसके लिए हमने कह दिया था कि उससे अगली इंस्ट्रक्शन उस पर डिपेंड कर रही थी। तो ये तीसरे नंबर वाली इंस्ट्रक्शन में हमने कहा था कि ये 2 नंबर वाली इंस्ट्रक्शन पर डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो जब हमने रीनेम किया, यानी कि हमने T2 की बजाय T5 इधर लिखा है, तो हमने कहा ये अब 5 नंबर हो गया। तो इसके आगे जो 6, 7, 8 आएंगी, अगर वो F4 को रीड करेंगी तो उन पर T5 बार होगा, लेकिन जो इससे पीछे वाली नहीं उनका T2 ही पड़ा हुआ। तो इसका अंदर जो T2 का डाटा आएगा वो भी जिसको T2 का चाहिए था उसको T2 का ही मिलेगा, जिसको T5 का चाहिए था उसको T5। तो ये बेसिकली वो टैग और वैल्यू रिप्लेस होने की असल कहानी थी जो कि मैं चाह रहा था समझ आ गई। होपफुली अभी काफ़ी सारों को समझ आ गई होगी, ठीक है। सो हमने क्या किया, T5 इधर लिखवा दिया, इंस्ट्रक्शन 5 आ गई। अच्छा, अब लेट्स से कि इसके बाद इंस्ट्रक्शन नंबर 4 जो है ना वो कंप्लीट होती है, ठीक है। सो इंस्ट्रक्शन 4 कंप्लीट होगी तो क्या होगा, उसकी यूज़ की बिट 0 कर देंगे। यूज़ की बिट 0 कर दें तो बाकी चीज़ें मैटर नहीं करती, लेकिन T4 का मतलब है कि वो ब्रॉडकास्ट करेगी कि 4 नंबर का डाटा हाजिर है। 4 नंबर का डाटा अगर हाजिर है तो 4 नंबर का डाटा जो 4 का इंतज़ार कर रहा है उसकी प्रेजेंट की बिट 1 हो जाएगी और उसमें वैल्यू उसकी आ जाएगी। सो एक तो ये खुद कर रहा है F8, एक 5 नंबर वाली इंस्ट्रक्शन भी कर रही है। तो ये जैसे ही कंप्लीट हुई तो क्या हुआ कि आपका यहाँ पर भी V4 आ गया और यहाँ पर भी V4 आ गया। जैसे ही इसमें V4 आया इसका मतलब है ये एलिजिबल होगी फॉर एग्जीक्यूशन और आप इसके बाद इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेट से इतने में लोड वाली भी कंप्लीट होगी, तो वो T2 थी, ठीक है। सो T2 थी, उस पर सिर्फ वही इंतज़ार कर रहा था जिस पर T2 पड़ा हुआ था, तो उसने अपनी वैल्यू V2 से बदल दी। तो अब ये भी एग्जीक्यूट हो सकती हैं आगे और चीज़ चलती जाएगी। हमने आगे एग्जीक्यूशन नहीं दिखाई हुई, लेकिन इससे नेक्स्ट स्टेप होगा कि ये भी एग्जीक्यूट हो सकती थी, वो भी एग्जीक्यूट हो सकती थी, और जो आपका क्या लेंगे इशू स्टेज है वो यही काम ही कर रही है कि जो एलिजिबल फॉर एग्जीक्यूशन है उसको आगे एग्जीक्यूशन पे भेजना शुरू कर दें, ठीक। तो ये बात समझ आ गई। तो इट वाज अ काइंड ऑफ अ जीनियस आइडिया एट द टाइम, उसने किया। इट बिकेम पॉपुलर अ लिटिल बिट, लेकिन वो 60s में वो उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ, और वो 90s में जब दोबारा कह लें कि टेक्नोलॉजी थोड़ा सा एक स्टेप आगे चली गई थी, तब जाकर इसकी ज़्यादा यूज़ हुई और वो अब इस्तेमाल होता है। तो ये उसका काइंड ऑफ जो IBM 360 का
1967 में जो उसका कह लेंगे फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट था उसमें इस तरीके से हो रहा था, ठीक है, कि आपके पास एक एडर लगा हुआ है, एक मल्टीप्लायर लगा हुआ है, ठीक है, और आपके पास जो रेज फाइल है फ्लोटिंग पॉइंट की उसमें वही वाली प्रेजेंट की बिट्स हैं, ठीक है, तो ये वही वाला हमारा जो रीनेम टेबल हम जिसको कह रहे थे, और ये वो पूरा स्ट्रक्चर। और जब भी इधर से कोई रिज़ल्ट निकलता है तो रिज़ल्ट के साथ आप कहते हैं टैग और रिज़ल्ट, आप कहेंगे कि फ़लाँ नंबर वाली इंस्ट्रक्शन का रिज़ल्ट है ये, और वो जब टैग जाएगा तो यहाँ पर टैग या डाटा आपस में रिप्लेस हो जाएंगे, चाहे वो इधर वेट कर रहे हो चाहे उधर वेट कर रहे हो, जिधर भी वेट कर रहे हो, ठीक। तो काइंड ऑफ ये इस तरीके से हमारा रीनेम टेबल काम करता है जी। ये आपने बनाना नहीं है, यानी अगर आप प्रोजेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं तो वो नहीं बढ़ता जा रहा, प्रोजेक्ट वही है जो हमने बिल्कुल शुरू में कुछ कर लिया था पाइपलाइनिंग वाला काम तक, ठीक है, हमने इवन उससे आगे जो मेमोरी वाला काम किया वो भी नहीं उसमें करना, कैशेस भी नहीं डालनी, तो वो तो आपका छोटा ही है, ठीक है। लेकिन आपकी कैपेबिलिटी बढ़ती जा रही है कि आप उसके बाद अगर उससे बड़ा भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं, तो वो कैपेबिलिटी जो है वो मतलब किसी को शौक हो तो वो कर सकता है। हाँ नहीं, लाजमी सी बात है, छोटा जब तक नहीं बनाएंगे तो पहले बनाना तो सीखें ना, छोटा बनाएंगे तो उसमें बनाना सीखेंगे फिर आगे करेंगे। लेकिन ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि पाकिस्तान में लोग शौक पे कम काम करते हैं, स्पेशली इन चीज़ों में शौक ज़रा कम होता है, आई डोंट नो। ये मैं पिछले दिनों सुन रहा था, वो लाइनस टॉरवल्ड्स का तो पता ही होगा आपको, लिनक्स का तो पता है सबको, वो आपको पता है किसने लिखी है, स्टार्ट किसने की थी? बेसिकली लाइनस टॉरवल्ड्स एक आई डोंट नो ये नॉर्वे का है या उस साइड के किसी मुल्क का है बंदा है, ठीक है, और ये यानी आप ही की तरह का स्टूडेंट था और ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे कुछ प्रोजेक्ट करना चाह रहा था, तो किसी ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड अवेलेबल नहीं था, ठीक है, तो इसने कहा अच्छा चलो मैं खुद लिख लेता हूँ, ठीक है, तो इसने उस वक्त लाइनक्स का फर्स्ट वेरिएंट लिखा और उसको फिर कहते हैं कि उसने ओपन रख दिया और फिर वो लोगों ने यूज़ करना शुरू किया और फिर ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन उस पर आती गई। तो अब जो लिनक्स है वो अभी भी लाइनस टॉरवल्ड उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा होता है, कर्नल की के अंदर जो जितने भी पैचेस हैं, पैचेस हम कहते हैं कि कोड के अपग्रेड्स, वो उसमें काफ़ी सारे कुछ वो कर रहा होता है, कुछ बाकी लोग कर रहे होते हैं, उनको रिव्यू कर रहा होता है, ठीक है। तो यानी कि उसका मैं पिछले दिनों सुन रहा था, वो किसी इंडियंस के साथ इंटरव्यू था, तो वो ये कह रहा था उसको कि यार मैं जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से इंडिया में उतने ज़्यादा लोग जो है ना वो ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट नहीं करते, यानी लिनक्स वगैरह में। और वो कह रहा था कि मुझे नहीं पता क्या वजह है, लेकिन शायद वजह ये है कि इंडिया में लोग इसको एज अ जॉब काम को लेते हैं। कहता है कि मैं जब कर रहा था तो मैं तो 6-7 साल मुझे जॉब की फिक्र नहीं थी, मैं ये काम आराम से करता रहा, उसमें पैचेस डालता रहा, मुझे पता था कि मैं कर लूँगा तो जॉब तो हो ही जाएगी, कोई मसला नहीं है। लेकिन वो कहता है कि कल्चरली ये फ़र्क है। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ इंडिया और पाकिस्तान में कॉमन है, क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान तो किसी दौड़ भी नहीं है, तो वो उसका पाकिस्तान की तरह तो इंटरव्यू भी नहीं हुआ, वरना अगर हम नंबर देखें तो पाकिस्तान में भी ओपन सोर्स में बहुत काम कंट्रीब्यूट करते हैं। और मेरा ख्याल है कि हो सकता है उसकी रीडिंग गलत हो, लेकिन मुझे लगता है कि पार्टली ठीक है। यानी मैं अपने जानने वालों में से बहुत चंद ही हैं जो शौकिया कोडिंग करते थे और जिन्होंने शौकिया ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन वो उनकी जो परसेंटेज है वो बहुत कम है, ठीक है। जिस तरह लाइनस ने गिट भी लिखी थी इनिशियली, ठीक है, जो गिट हब और गिट का तो पता ही है ना आपको, ठीक है। तो गिट हब तो उसका वेब एंड है, लेकिन जो गिट जो ओरिजिनली है वो लाइनस ने अपने प्रॉब्लम के से, तो गिट अभी 20 साल की होगी है, तो पिछले दिनों लाइनस की एक टॉक सी आई हुई थी, तो वो कह रहा था कि ये तो मैंने सिर्फ अपना मसला हल करने के लिए लिखी थी 10 दिन में, और उसके बाद बहरहाल पहले 3-4 महीने में इन्वॉल्व रहा, बाद में एक और बंदे ने इस ओपन सोर्स प्रोजेक्ट को चला रहा है पिछले 15-20 सालों से और बड़ा अच्छा मैनेज कर रहा है गिट को। लेकिन ये है कि लाइनस जो है वो ज़्यादा कर्नल की तरफ ही काम कर रहा है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आप लोग भी कल को ये इस तरह सोचें, यानी कि ना इट्स पाकिस्तानियों में, मुझे खुद आपकी एज में भी ये प्रॉब्लम था, अब जाके बड़ा मेहनत करके रिजॉल्व हुआ है कि हमारे अंदर एक ना बचपन में एक बिट सेट हो जाती है कि पढ़ाई बोरिंग, खेल इन्जॉयमेंट, ठीक है, गपशप दोस्तों के साथ गप इन्जॉयमेंट है, कोड लिखना जो है वो बोरिंग है, ये बाकी चीज़ें। हाँ, पेरेंट्स पे भी मैं नहीं दोष डालूंगा, मेरे पेरेंट्स ने तो नहीं कभी कहा था कि ये बोरिंग है, लेकिन ये है कि कल्चरली एक चीज़ हो जाती है, ठीक है,
इसको जिसने भी किया है, यानी कि एक आप उस एज पे आ गए हैं कि आप किस पेरेंट को दोष नहीं दे सकते। अब आप कितनी एज के हो गए? 18 से ऊपर हो गए ना। 18 के बाद ना अब आप नहीं किसी को दोष दे सकते उसमें, ठीक है। अब आपका ये नहीं है कि उन्होंने गलती की थी तो आप उसको फिक्स करें, ठीक है। अब आप बड़े हो, ठीक है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि इसका जो हल है ना वो ये है कि कुछ लोग वाकई शौकिया करें। जब 3-4 लोग कर रहे होंगे ना और वो कोई इंटरेस्टिंग चीज़ बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली बाकियों का इंटरेस्ट भी डेवलप होता है। यानी देखा जाए तो आप में क्रिकेट का शौक क्यों है, ठीक है। यही आप अगर यूएस में होते तो आप शायद बास्केटबॉल खेल रहे होते उसके बजाय, और क्रिकेट का आपको पता ही ना होता, ठीक है। लेकिन आप इधर बैठे हैं तो आपके किसी दोस्त ने पहली दफ़ा आपको कहा होगा कि यार आप मैच खेलते हैं, ठीक है, जाके मैच खेलने, और पहली बॉल कराई होगी तो वो पिच की तरफ भी नहीं गई होगी, किसी और तरफ वटा मारा होगा, और मतलब ठीक है। तो लेकिन वो उसने फिर कहा होगा कि नहीं भाई इस तरह हाथ घुमा के होती है, वटा नहीं मारना, और ठीक है। और कहते हैं इसी तरह बैटिंग में भी शुरू में मतलब बॉल से डर लग रहा होगा कि लग ही ना जाए, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सीधा बल्ला रखा या टेढ़ा जिस तरह भी चलो घुमाएं। लेकिन उसमें एक लर्निंग हुई, लेकिन वो लर्निंग आपके लिए इंटरेस्टिंग क्यों थी? क्योंकि दोस्त के साथ कर रहे थे और आप यानी देयर वाज नो प्रेशर कि यार कोई ऊपर से पुश नहीं कर रहा था कि नहीं 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 करो 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 करो, ठीक है। सो मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपने फ्री टाइम में हाँ, उसकी एक वजह ये भी होती है कि डायरेक्शन वास्ता नहीं होती, ठीक है। मैं शायद उसमें आपको हेल्प कर सकता हूँ कि अगर आपको डायरेक्शन चाहिए तो आई कैन गाइड यू कि यार ये कर लो वो कर लो थोड़ा बहुत, ठीक है। दैट्स समथिंग जो आपको एक्सपीरियंस से आती है। स्टूडेंट लाइफ में नहीं पता होता कि यार ये भी किया जा सकता है, ये भी किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन यह है कि ऑब्वियसली जिसमें शौक हो, और दूसरा ये भी हो सकता है कि यू कैन फॉर्म ग्रुप्स एज वेल। यानी जिस तरह आप इकट्ठे गप लगाते हैं तो हो सकता है कि 3-4 लोग ऐसे भी हों जिनको जो टेक्निकल चीज़ें फैसिनेट करती हों। हम नेचुरली क्यूरियस होते हैं, यानी मैं जो देखता हूँ कि जो 6ठी 7वीं 8वीं का मेरे अपने बच्चे उस एज से ऊपर अब तो थोड़े निकल गए, लेकिन उनमें क्यूरियोसिटी तो थी कि चीज़ें कैसे काम हो रही हैं। तो वो हमने सिस्टमेटिकली थोड़ा सा होता है ना कि ज़बरदस्ती के नहीं ये होमवर्क करो, ये फलां करो फलां करो, करते करते ना उनमें से ख़त्म हो रही होती है। लेकिन एक्चुअली हर बंदा चाहता है कि उसको कोई चीज़ ऐसी लगे जो समझ नहीं आ रही, तो उसके अंदर क्यूरियोसिटी होती है कि यार हो कैसे रहा है, ठीक है। तो एंड पे अगर आप इस तरह लेंगे ना तो ये चीज़ें आपको रास्ता नज़र आ रहा होगा। रास्ता बड़ा सादा सा है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर का ना मैंने वैसे जो पढ़ाया था लास्ट टाइम, मैंने उसका ना एक उसमें सारा गंद कट कुट करके ना और उसको कंप्रेस करके 12 घंटों का एक कोर्स भी रखा हुआ है। तो उसमें तकरीबन ये जो हमने पढ़ा है ना इसका 80-90% उसमें होगा। यानी जो ओनली डिफरेंसेस के मैंने शुरू में हमने जो रिस्क 5 पे ज़्यादा फोकस किया है, बाकी की ये सारी चीज़ें इसमें हैं, ठीक है। तो स्लाइड्स थोड़ी सी उसकी पुरानी थी तो 1-2 टॉपिक शायद इसमें हो, मेरा ख्याल नहीं है कोई ज़्यादा टॉपिक आए हैं, ठीक है। तो अगर कोई अपने शौक पे करना चाहे आगे की चीज़, तो वो बताने का क्या मकसद है कि आप अगर चाहते हैं कि यार मैं एक लेवल आगे चला जाऊँ क्लास से, क्योंकि कई दफ़ा अच्छा समझ इस तरह आता है कि आप आगे का पहले पढ़ के आ जाते हैं, तो फिर जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप दूसरी दफ़ा सुन रहे होंगे, ठीक है। तो दूसरी दफ़ा सुन रहे होंगे तो पहली दफ़ा आपको अगर पौना समझ आया था तो इस दफ़ा आपको पूरा समझ आ जाएगा, ठीक है। तो उसके अंदर क्योंकि वो जो पूरे का पूरा हमने 30 क्लासेस में पढ़ना है, ठीक है, वो 12 घंटे में कवर हुआ है पूरे का पूरा, ठीक है। और ये इतना टाइम काफ़ी है उसको कवर करने के लिए, क्योंकि क्लास में अब हम टाइम ज़ाया भी करते हैं ना। मैं जो डिस्कशन कर रहा हूँ ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर रिलेटेड नहीं है डायरेक्टली, इसको अगर बीच में निकाल दूँ मैं, ठीक है। तो मैंने वो सारी चीज़ें बीच में से निकाल दी, तो एंड पे जो कंटेंट बना ना वो कोई 12 घंटे का बन गया, ठीक है। तो मैं खुद भी जब मुझे कोई चीज़ भूल जाती है तो मैं कई दफ़ा वो जाके दोबारा देख लेता हूँ, तो ठीक है। इसी तरह डाटा स्ट्रक्चर्स के पढ़े हुए हैं, बाकी पढ़े हुए हैं, तो मैं समझने के लिए दोबारा वो वाला सेक्शन जाके पढ़ लेता हूँ। तो वो उसको मैंने टाइम टैग किया हुआ है कि यानी आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, आगे कर करके नीचे टाइम लाइन में लिखा हुआ है कि क्या क्या डिस्क्रिप्शन में देखें, तो आप कोई भी चीज़ जो कम टाइम में करना चाहें तो कर सकते हैं। ओके, कमिंग बैक, सो कहने का मतलब यह है कि हमारे भी वैसे बंदे निकलने चाहिए। लेट्स चेंज इट, लेट्स थिंक अबाउट चेंजिंग इट। कोई भी चीज़ चेंज दूसरे स्टेप में होती है, पहले फर्स्ट यू स्टार्ट टू थिंक अबाउट इट ना जी। उसको छोड़ दो, अपने आप को गिल्ट में ना जाओ कि इनकन्सिस्टेंसी है या जो भी है। जस्ट स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिव थिंग्स कि अगर मैं एक छोटा सा कोड लिखूं उसको चलाऊं। पहला स्टेप जो है ना बेबी स्टेप्स में होता है। पहला काम है कि मैं एक काउंटर बनाऊं, उसका टेस्ट बेंच लिखूं, उसको चलाऊं और उसकी वेव फॉर्म में मैं देखूं, फिर मैं उससे पंगे लूं, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ है पंगे लेना ज़रूरी है, ठीक है, कि आप उसके टेस्ट बेंच में उसको ख़राब करने की कोशिश करेंगे, क्यों नहीं चल रहा। जब वो नहीं चलेगा तो फिर आपको समझ आएगी ओ अच्छा ये मसला है, ठीक है। तो वो काम करें। ओके,
सो कमिंग बैक, सॉरी यार आज वो 11:23 हो गए। आज का लेक्चर जो है ना ये बहुत ही ज़्यादा गप्पों में ज़्यादा लग गया है। अगली दफ़ा मुझे फुल सीरियसनेस के साथ करना पड़ेगा, ठीक है? मज़े क्या गुजरे हैं, ठीक है? तो ऐसे में फिर हमें 30 के बजाय 60 लेक्चर करने पड़ेंगे अगर सारे ऐसे लेक्चर हो, ठीक है? नहीं, ये नॉलेज ज़्यादा है हमें, दिस इज़ द नॉलेज दैट मैटर्स, बाकी मोटिवेशन है वो मैटर नहीं है। हाँ, साथ होगी, वो क्लास के बाद कर सकते हैं। घंटा जो है ना क्लास के अलावा आप आ जाए, मैं आपको मोटिवेट करता हूँ, ठीक है? ओके, सो जस्ट टॉमस वुलो को ख़त्म करते हैं। 60s में चला, उसके बाद ये डिसअपियर हो गया। 90s में दोबारा आया, लेकिन दो प्रॉब्लम थे इसके अंदर। एक जो था वो था प्रिसाइज इंटरप्ट्स, कि जब आप आउट ऑफ ऑर्डर इशू करना शुरू कर देते हैं, तो जब आपका किसी इंस्ट्रक्शन पे फॉल्ट आया है तो उससे आगे वाली इंस्ट्रक्शन हो सकता है एग्जीक्यूट हो चुकी हो, ठीक है? तो अब उसका क्या करें? एक तो ये प्रॉब्लम था। दूसरा जो है ना, ब्रांच प्रेडिक्शन एक प्रॉब्लम बना के ना, जो आपके पास इफ एल्स बीच में आते हैं, तो आप तो इंस्ट्रक्शन तरतीब से फैच करते हुए ला रहे हैं और आगे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई ब्रांच आ गई है तो आपने वो गलत इंस्ट्रक्शंस बीच में पकड़ के एग्जीक्यूट कर दिए, उनको किल करना है। तो जो जितना आप पैरेललिज्म एक्सप्लॉइट करना चाह रहे हैं कि मैं पैरेलल में ज़्यादा काम कर लूँ, वो लिमिट हो जाता है बिकॉज ऑफ दीज टू थिंग्स। 90s तक थोड़ा सा चीज़ें जो है ना, जो शुरू के डिज़ाइन थे ना, उनमें कह लो कि ये कम्प्लेक्सिटी का ओवरहेड भी ज़्यादा था। फिर 90s तक टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई थी कि आप कह लो कि इनको हैंडल कर सकते थे और वो वहाँ से दोबारा से पॉपुलर होना शुरू, ठीक है? सो उसका जो हम नेक्स्ट क्लास में बेसिकली हल पढ़ेंगे प्रॉपरली, वो ये है कि जो प्रॉब्लम है इम्प्रिसाइज इंटरप्ट्स का, पहले हम उस पर आ जाएं कि हम ये चाहते हैं कि जब भी इंटरप्ट आए, जो बाहर से इंटरप्ट आता है वो तो मैटर नहीं करता, जो वो तो आप जब भी हैंडल करेंगे उससे पीछे वाली सारी कंप्लीट करवा दें, लेकिन जो एक इंस्ट्रक्शन की वजह से इंटरप्ट एक्सेप्शन जनरेट हो रही है, उससे पीछे वाली सारी एग्जीक्यूट हुई होनी चाहिए, उससे आगे वाली कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होनी चाहिए। तो इसको कैसे हैंडल करें, इसके लिए हम थोड़ा सा ना अपना स्ट्रक्चर को इस तरह से चेंज कर देंगे। हम करेंगे क्या कि हम फैच तो इन ऑर्डर ही करना है, क्योंकि रैम मेमोरी से फैच करना है, इंस्ट्रक्शंस पड़ी हुई हैं। डिकोड जो है वो आउट ऑफ ऑर्डर रीऑर्डर बफर में उसी तरह डाल देगा जिस तरह अभी हमने पढ़ा, लेकिन हम उसके बाद एक और स्टेज डालेंगे कमिट की, और वो इन ऑर्डर हुआ करेगी, ठीक है? अच्छा, अब करेंगे हम क्या कि हम ना आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूट करते जाएंगे, लेकिन उससे जाकर एक्चुअल रैज फाइल में नहीं लिखवाएंगे कि यार ये कंप्लीट हो गया है। एक्चुअल रैज फाइल में कमिट लिखवाया करेगा, ठीक है? हम एक और थोड़ी सी जगह बना लेंगे, यानी जिस तरह हमने एक पूरा रीऑर्डर बफर बनाया है, उसी के अंदर एक कुछ जगह अपेंड कर देंगे कि जिसमें हम जो भी इंस्ट्रक्शन का रिजल्ट आता है वो लिखवाते जाएं, ठीक है? तो यानी इंस्ट्रक्शंस आउट ऑफ ऑर्डर इश्यू और एग्जीक्यूट भी होती रहेंगी, आगे जाती रहेंगी, लेकिन कमिट इन ऑर्डर हो रही होगी। कमिट थोड़ा पीछे होगा, अगर कोई इंस्ट्रक्शन पास किया तो वो उधर ही रुका रहेगा जब तक वो कंप्लीट नहीं होती। कंप्लीट हो गई, कोई एरर नहीं आया, आगे आ जाओ, फिर आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। फिर उसमें कमिट को एक जगह पे पता चला कि एक्सेप्शन आ गई है, एक्सेप्शन आई है, उससे आगे की 10 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, तो वो सारी की सारी हम किल कर देंगे, ठीक है? क्योंकि हमने उससे पीछे क्योंकि हमने असल में आर्किटेक्चरल स्टेट तो नहीं अपडेट की, तो नहीं की, तो इसका मतलब है कि हम उनको किल कर सकते हैं, ठीक है? तो बेसिकली यहाँ पर हम जाकर हैंडल करेंगे कमिट पे, और अगर हमें पता चल गया कि मसला है तो हम पीछे जो भी वो प्रोग्रेस हुई होगी उस सारी को किल कर देंगे। लेकिन हमने ऑब्वियसली ये कभी कभार होना है कि जब एक्सेप्शन आनी है, लेकिन उस केस को हम हैंडल करने के एटलीस्ट काबिल होंगे। ओके, इसको यहाँ पर हम रुकते हैं, अगली दफ़ा इंशाल्लाह हम इसको हैंडल करने की कोशिश करते हैं, और अगली दफ़ा बातें कम करने की कोशिश करूँगा।